प्यारे साथियों, कल मैंने आप लोगों को 250 क्वेश्चन कराया था इस समय में, और आज भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएंगे। जितने भी लोग हैं फटाफट लाइव आ जाइए मेरे प्यारे श्रेणियों श्रेणियों। अपने फ्रेंड्स में जल्दी से वीडियोस को शेयर कर दे ताकि कोई भी लोग ना बचे, सभी कोई बच्चों इसमें जुड़ सके। ठीक है ना। देखिए मेरे बच्चों, मैंने जब क्वेश्चन सेट करना स्टार्ट किया तो मैंने पाया कि बच्चे मैंने सारे क्वेश्चन तो पढ़ा दिए। कोई क्वेश्चन मुझे ऐसे मिलते ही नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाए। सारे के सारे क्वेश्चन मुझे मिलते हैं जो कि मैंने पढ़ा दिए। अब मैंने सोचा यार जब सारे क्वेश्चंस पढ़ा ही दिए तो उन्हीं में से कुछ पढ़ाया जाए। चलिए, तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। शुरुआत हम कैसे भी करेंगे लेकिन हमारा जाएगा पूरा खतरनाक। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आप लोग लाइव रहोगे, उस समय मैं बीच में पीडीएफ चेंज करूंगा, पीडीएफ चेंज करके दूसरा पीडीएफ लूंगा, और प्यारे बच्चों बहुत खतरनाक होगा। तो जल्दी से आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी लोग हैं सब लोग जुड़ पाए कक्षा में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे ही 100 लोग पार करते हैं हमारी कक्षाएं शुरू की जाएगी, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों 100 लोग पार हो चुके हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए स्टार्ट किया जाए कक्षा को। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं मेरे शेर और श्रेणियों। जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे शेर और श्रेणियों। जितने भी लोग हैं सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछा गया है कि शुक्राणु बनते हैं। ठीक है ना। शुक्राणु बनते हैं, कहाँ बनते हैं मेरे सेठ, तो वृषण में बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ओजोन परत पाए जाते हैं। जल्दी कीजिए, क्विक रिवीजन बच्चों, ये बैच में रिवीजन का है। ओजोन परत पाया जाता है बच्चों, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। पराग कोश में क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पराग कोश में क्या पाया जाता है। जल्दी कीजिए मेरे हीरो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो पराग कोश में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि ग्वाइटर तथा घेंगा रोग पनपता है। ग्वाइटर तथा घेंगा रोग किसी कारण से होता है मेरे शेर और श्रेणियों। जल्दी कर दीजिए। पूजा कुमारी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए। घेंगा रोग सर जी आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, एग्जाम में आएगा ना जी, बिल्कुल आएगा बच्चों। सर बी मार के आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर कि दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5, भयानक ये मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी कीजिए, प्रणाम सर जी, प्रणाम 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 सबको। चलिए, तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था। मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था मेरे शेर और श्रेणियों। जल्दी कर दी क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था, आप लोग फटाफट कमेंट्स कर दीजिए। सबसे पहले देखते हैं मेरे पास किसका आंसर था। मटर के पौधे, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है ये। वेरी गुड। तो विद्युत फ्यूज मेरे प्यारे बच्चों उसमें प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जल्दी से, किस पदार्थ का उपयोग होता है, जल्दी कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड सर जी, नर्म लोहा, नर्म लोहे का प्रयोग होता है, बहुत बढ़िया। अगला क्या है कि 1 वोल्ट बराबर क्या कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, जल्दी कीजिए। 1 वोल्ट कहलाता है, तेजी से मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं मेरे शेर और श्रेणियों। 1 वोल्ट क्या कहलाता है, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 1 वोल्ट क्या कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या हो जाता है, 1 जूल बटा गुलाम हो जाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा गुलाम। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, 1 जूल बटा 1 गुलाम आपका दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्स में आ जाएगा। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको क्या मारना है, जल्दी कीजिए। नर्म लोहा सर जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुप्रिया सिंह जी गुप्ता, सबका सही है। चलिए, तो नर्म है ना, क्या लिखा है बच्चों कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आंसर मारिएगा, है ना, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, यानी विद्युत का सबसे सुचालक कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आप लोग जानते होंगे, चांदी होता है। क्या होता है, चांदी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, एजी बोलते हैं चांदी को, एजी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि पीतल क्या है। पीतल क्या है, जल्दी कमेंट कर दीजिए। पीतल क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। सारे मतलब रिवीजन का सबसे बढ़िया बैच है। अगर आप क्वेश्चन रिवीजन करके जाना चाहते हैं एग्जाम में तो सबसे बढ़िया बैच यही है। पीतल क्या है बच्चों, तो पीतल हमारा क्या है, मिश्र धातु है। पीतल किसका किसका मिश्रण है, जल्दी कमेंट कीजिए। पीतल किसका किसका मिश्रण है मेरे शेर और श्रेणियों। सबसे पहला आंसर आपका आना चाहिए कि पीतल किसका किसका मिश्रण है। सबसे पहला आपका आंसर आना चाहिए। रिवीजन का सबसे बढ़िया बैच सर जी, पीतल है किसका। सबसे पहला वो खुशनसीब इंसान कौन है जिसका मैं नाम लेना चाहता हूँ मेरे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहला आंसर आ गया सर, तांबा और जस्ता का। तांबा और प्लस जस्ता का, तांबा जस्ता बोलिए जिंक का, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11,
अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है, जल्दी कमेंट कीजिए सर जी। अम्ल विलयन का पीएच मान, तो अम्ल विलयन का पीएच मान मेरे शेर और श्रेणियों 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है मेरे शेर और श्रेणियों? आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं एक हिस्ट्री का नोट्स देने वाला, बच्चों आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए चुनेंगे। ईस्ट के अलावे और किस में होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। ईस्ट के अलावे एक और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं, जल्दी बताइए कि ईस्ट के अलावे एक दूसरा कौन होता है? तो ईस्ट के अलावे मेरे प्यारे बच्चों दूसरा होता है हाइड्रा। क्या होता है बच्चों? हाइड्रा होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रा भी मारिएगा। अगला, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किस तरह अंतर्ग्रहण करता है या कैसे पकड़ता है? कैसे पकड़ता है, आप लोग कमेंट कीजिए। कैसे पकड़ता है अमीबा अपना भोजन, किससे पकड़ता है या कैसे पकड़ता है? जल्दी गुड। क्वेश्चन नंबर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे पकड़ता है मेरे बच्चों? शेर और श्रेणियों कैसे पकड़ता है अपना भोजन? सभी कूटपात से पकड़ता है। यहाँ तो मेरे ऐसे ऐसे शेर हैं ना, इतने दिन से रिवीजन कर रहे हैं, सब क्वेश्चन याद हो गया है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जल्दी कीजिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है मेरे प्यारे शेर और श्रेणियों? ये रिवीजन का इससे अच्छा बैच हो ही नहीं सकता है। आप लोग अगर शेयर नहीं करते हो तो जल्दी शेयर कर दीजिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग शेयर कर दीजिए। तो इनमें से प्राकृतिक नहीं पूछेगा, आंसर मारिएगा जीवधारी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पर उल्टा दे दिया है, डी यहाँ से जीवधारी हमारा नहीं होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 14, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन तो आएंगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दूर वाला और निकट वाला बच्चों क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो दूर में मेरे प्यारे बच्चे उत्तल का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? उत्तल का हो जाएगा। और निकट पूछा है तो अवतल का हो जाएगा, है कि नहीं। अगर जरा पूछेगा, जरा दृष्टि दोष, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर जरा दृष्टि दोष पूछा जाए तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, शेर और श्रेणियों? अगर जरा दृष्टि दोष पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। अगर जरा दृष्टि दोष पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, तेजी में बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तेजी बताइए कि जरा दृष्टि दोष अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, जल्दी से। वेरी गुड सर, अगर जरा दृष्टि दोष पूछा जाए तो हमारा आंसर बाईफोकल होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है, मानव नेत्र किस प्रकार के लेंस की तरह काम करता है? मानव नेत्र किस प्रकार के लेंस की भांति काम करता है? क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, वेरी गुड, रिवीजन का सबसे बढ़िया बैच। मानव नेत्र मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार का लेंस होता है? तो मानव नेत्र जो होता है मेरे शेर और श्रेणियों, उसमें मेरे प्यारे बच्चों उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने चुना है तो सही चुना है। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कमेंट कीजिए। किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जल्दी कमेंट कीजिए। किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जल्दी कमेंट कर दीजिए। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वेरी गुड सर जी, रेटिना आपका आंसर होगा, रेटिना पर, ठीक है ना, रेटिना पर, ठीक है ना, रेटिना पर। चलिए, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। किसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? दो या एक नाम लिखे। किसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं बच्चों? डुबोकर रखते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। किसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? आंसर आपको क्या मारना है सर? सोडियम। किसको? सोडियम को, ठीक है ना, सोडियम। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी कर दीजिए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन में विभव आए मेरे शेर और श्रेणियों या विभवांतर, आंसर आपका क्या होना चाहिए? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, कमेंट कीजिए। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को मेरे प्यारे बच्चों किस क्रम में जोड़ा जाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 20 क्वेश्चन पार होते होते संख्या हमारे 750 हो जानी चाहिए। आप लोग वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। वेरी गुड, प्रणाम गुरुवर मुन्ना निषाद, प्रणाम जी, सबको मेरी ओर से प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम जी। चलिए, तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में। याद रखिएगा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। बच्चे क्या सोचते हैं, सर हम ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, ज़्यादा पढ़ के कोई फायदा है नहीं आपको। देखिए 80 प्रश्न में आप बस 40 आपको सही करने हैं, ठीक है, ज़्यादा उछल के कोई फायदा है नहीं, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका। चलिए ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ए मीटर या आ मीटर से क्या मापते हैं? ए मीटर या आ मीटर से क्या मापा जाता है, कमेंट कीजिए। क्या मापा जाता है, जल्दी से। ए मीटर या आ मीटर से मेरे प्यारे बच्चों क्या मापा जाता है, जल्दी कमेंट कीजिए। सबसे पहला वो खुशनसीब बंदा कौन है? श्रेणीकरण। वेरी गुड, श्रेणीकरण में सर जी, नमस्कार सर, जल्दी कीजिए फटाफट। तो ए मीटर से मेरे प्यारे बच्चों किसको मापते हैं हम लोग? ए मीटर को हम लोग नापते हैं किसको? विद्युत धारा को, विद्युत धारा को। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से पहले पूछ लिया।
जल्दी बताइए। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आपके एग्जाम में आएगा यार, अच्छे से मारना, गलती मत करना मेरे बच्चों। एक भी क्वेश्चन गलती करोगे ना बड़ा दुख लगता है मुझे, बहुत दुख होता है। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलती मत करना। 80 में आपको ढूंढ के 40 बनाने हैं और 40 में 40 सही बनाने हैं। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा मेरे प्यारे शेर और शेरनियों सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी कीजिए। सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों। किससे बनता है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब? आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तल से सिर्फ काल्पनिक बनता है, ठीक है ना, अवतल से सब बनेगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी कर दीजिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं वो वैद्युत संयोजक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, क्या होता है जल्दी बताइए। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं बच्चों? मैंने बताया आप लोगों को कि प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो क्षारीय धातु होते हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्षारीय धातु होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? किसी भी फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है मेरे शेर और शेरनियों? जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। जल्दी यार, ऐसे आप लोग कमेंट्स करते हो ना, देख के लगता है पढ़ने के प्रति कितना आप लोग जागरूक हैं, कितना जागरूक है। मैं देख करके मुझे आश्चर्य लगता है कि आप लोग का कमेंट्स इतना स्पीड चलता है बच्चों। तो फूल का प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? जल्दी कीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों को हम बनाने का मौका दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है, मुझे नहीं लिखना है, इसलिए मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। स्त्रियों में हो जाता है बच्चों एक्स और एक्स हो जाएगा बच्चों स्त्रियों में, और पुरुष में पूछा जाएगा तो क्या होगा? अगर पुरुष में पूछा जाएगा तो क्या होगा? कमेंट कीजिए। अगर पुरुष में पूछा जाता है मेरे शेर और शेरनियों तो आंसर क्या होता है? जल्दी से, अगर पुरुष में पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या होता है मेरे बच्चों? जल्दी बता दीजिए। अगर पुरुष में होता तो आंसर क्या होता है? जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर पुरुष में होता सर जी तो एक्स वाई आंसर होता। सबका आंसर सही है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन याद है कि नहीं आपको? जल्दी से बच्चों। तो अनुवांशिका का पिता कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया था। ये ईसाई मठ के एक पादरी थे, याद रखना है। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 24। उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे? प्रियांशु दिशा ऑनलाइन क्लासेस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे सिर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता होते हैं हमारे उपभोक्ता होंगे जंगली जानवर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैदानी क्षेत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन होगा? मैदानी क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों, मैदानी क्षेत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या मारिएगा? तृतीयक उपभोक्ता प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मैदानी क्षेत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन हो जाएगा? जल्दी बताइए, तृतीयक उपभोक्ता कौन हो जाएगा? चलिए देखिए, अगर मान लीजिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ होना चाहिए बच्चों, ऑप्शन मिलेगा तब आप मार दीजिए, मुझे पता है। अगर जल में पूछेगा तो सर्प हो जाएगा। सर्प जो होता है बच्चों, है ना, सांप जो होता है वो तृतीयक होता है, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन के अनुसार मारिएगा देख करके, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जल्दी बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब पहले बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जल्दी बताइए। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कल्पना हमेशा इंसान सीधा करता है। मैंने आपको ट्रिक बताया था सर कि कल्पना हमेशा सीधा होता है, तो आंसर होगा सीधा प्रतिबिंब। अगला क्या? 5D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कल मैंने पढ़ाया था, कल मैंने फिजिक्स के क्लास से पढ़ाया था। आज बच्चों मैं फिजिक्स को ख़त्म कर दूंगा, आज मैं फिजिक्स को ख़त्म कर दूंगा, वहाँ पर बताऊंगा प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया था पावर निकालने का फॉर्मूला, P = 1/f प्यारे बच्चों। अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100/f, है ना, सॉरी 100/f। यहाँ पर क्षमता दिया है 5, तो 5 से भाग कर दीजिए, पहले क्षमता दिया है, फिर f निकालना है तो उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 20 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऊपर भी मैंने देखा था, फिर से ये क्वेश्चन है, इसलिए तो कहता हूँ कि रिवीजन का सबसे बढ़िया बैच यही है। रिवीजन करने का सबसे बढ़िया बैच है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं याद करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा क्लास में आप लोगों को याद हो जाएगा। तो मानव नेत्र से मेरे प्यारे बच्चों उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? कल मैंने इसको पढ़ाया था फिजिक्स वाले क्लास में। चलिए, जब मैं सब्जेक्टिव का क्लास कराया था, फिजिक्स का पहला क्लास हो चुका है, जिसमें मैंने 3 चैप्टर मानव नेत्र तक खत्म कर दिया था एक वीडियो में। आज मैं खत्म कर दूंगा पूरा। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों
प्रिज्म का प्रयोग होता है। आप लोग कमेंट कीजिए प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, कितने सतहों से घिरा होता है प्रिज्म, जल्दी कमेंट कीजिए। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? वेरी गुड, केशवराज प्रिज्म, सुप्रिया सिंह प्रिज्म सर जी बहुत बढ़िया। कितने सतहों से होता है? चलिए, तो प्रिज्म सर जी 5 सतहों से होता है, त्रिभुजाकार होता है देखने में। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 29 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 यूनिट हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूँ बच्चों, ताकि आप लोग अपना देख लीजिए तैयारी, हम तो बना ही देंगे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो किसका है ना, हमारा वृक्क किससे संबंधित है बच्चों, जल्दी बताइए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है, किससे है? जल्दी कमेंट कीजिए, वृक्क किससे संबंधित है मेरे शेर और श्रेणियों, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए कि वृक्क किससे संबंधित है। वृक्क हमारा उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी चुनिएगा, उत्सर्जन से। 30वां नंबर क्वेश्चन है संगमरमर का। प्यारे बच्चों आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा बच्चों, जिसमें मैं आप सारे फार्मूले केमिस्ट्री में जितने पूछे जाते हैं हम सारे फार्मूले आपको बता देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर ए चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर और श्रेणियों जल्दी बता दो। COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? देखिए तरंग दैर्ध्य से एक क्वेश्चन फिक्स है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आता है मेरे प्यारे बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक क्वेश्चन तरंग दैर्ध्य से फिक्स है आपके एग्जाम में आएगा। सर हमको आता है, बढ़िया है। तो तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है बैगनी का, अधिकतम होता है लाल का। किसका होता है अधिकतम, किसका होता है जी? लाल का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 34, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? जल्दी बताइए किस उपकरण में। तो मेरे बच्चों कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ये आज दिन आप लोगों का है, मैं आंसर नहीं करूंगा, आप लोग कीजिए फटाफट, तब मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्स आपको देने मुझे नहीं। सर हमें आता है, अच्छी बात है, आता है तो एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आएगा, एकदम 1% आएगा प्यारे बच्चों। चलिए आपका कमेंट्स आ रहा है, राहुल राज आपका कमेंट आ रहा है। आप लोग प्यारे बच्चों एक बार सभी लोग दम लाकर शेयर कर दीजिए, एक से, मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, एक बार बोल रहा हूँ, सब लोग 2-3 सेकंड लगेगा, आप सब लोग। इतना आसान क्वेश्चन आया तो फोड़ फाड़ देंगे सर, जरूर आएगा बच्चों। देखिए आपको 80 में 80 ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन 80 में 40 ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। आपको 40 से मतलब है, 80 में मत जाइए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में मेरे प्यारे बच्चों उत्तल का होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन बैंक से ये लिया गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन बैंक में कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला, इस बार तो और पढ़ाई नहीं हुई जी, इस बार तो और पढ़ाई नहीं हुई है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 36, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक होते हैं? जल्दी बताइए। चलिए, तो नाइट्रोजन अणु में मेरे शेर और श्रेणियों 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं, याद रखिएगा। नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में 2 और हाइड्रोजन में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन में 1, ठीक है ना। चलिए अगला है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? देखो यार 80 में आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, 40 तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया उसमें 40 क्वेश्चन जाके मार के आ जाना आराम से, 40 में 40 सही करोगे। तो स्वपोषी पोषण के लिए मेरे बच्चों क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के कौन सा पदार्थ जलता है? जल्दी कमेंट कर दीजिए। बिना ज्वाला यानी कि धौ धौ नहीं करता है, बस जलता है। तो बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ है बच्चों कोयला, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 39, समतल दर्पण। आप लोगों को इतना प्यार के लिए प्यारे बच्चों दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके माता पिता को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ बच्चों कि आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिला है, ठीक है ना। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी चुनिएगा। विभवांतर का ऐसे ही मात्रक पूछेगा आपके एग्जाम में, तो आप क्या चुनेंगे मुझे बता दीजिए, बस मुझे बता दीजिए आप क्या चुनेंगे बच्चों। क्वेश्चंस तो आएंगे, मुझे अंदाज़ा है आप लोग अभी नए हो, शायद किसी को पता नहीं होगा, तो ठीक है। विभवांतर का जो ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है? वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 41 कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व हो जाता है? कल मैंने इसका आंसर सही करवाया था आप लोगों को, आप लोग बताइए जल्दी से, किस आयु में परिपक्व हो जाता है? तो मैंने क्या बोला सर? 12 मारिएगा आंसर, 18 मैंने ही पढ़ा था बच्चों और वो गलत था, ठीक है ना। 12 आंसर मारिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? 42, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? जल्दी बता दीजिए। तो पुतली के साइज में कैसा क्वेश्चन आएगा सर जी? क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छा आएगा, ठीक ठाक आएगा, है ना, मध्यम आएगा। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन करता है? तो पक्षाभी मांसपेशी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? 43,
शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे मेरे बच्चों? जल्दी से आप लोग बता दीजिए 43 नंबर क्वेश्चन का। तो शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, याद कर लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बच्चों, ऑप्शन सी मार के आइएगा। पक्का सर जी एकदम आएगा तो ऑप्शन सी मार के आइएगा, हम आपको बता देते हैं। सी के सिवा दूसरा कुछ नहीं मारिएगा, क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। लघुपतन के समय कितने शेर को लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने वाला है? जिसको लगता है कमेंट में यस कर दीजिए। जितने भी शेर और शेरनियों को लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में सर आएगा। एक बार मैंने बच्चे ने मुझे बताया कि सर आप नया क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ाए? तो मैं बोलता यार नया क्वेश्चन क्या, किताब नया थोड़ी ना, मैं कहाँ से नया क्वेश्चन पढ़ा दूँ? जो भी क्वेश्चन निकालता हूँ देखता हूँ सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए पहले। लघुपतन के समय पहले बच्चों धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को पता है कि ये आएगा एग्जाम में। शोर कुकर के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयोग होता है? जल्दी बताइए। शोर कुकर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है बच्चों? तो अवतल दर्पण आपका सबसे अधिक उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है यूरो 2 का संबंध किससे है ना? स्टेज 1 स्टेज 2 भारत में भी होता है, ये हमारा यूरोप का है। बिट्टू यादव बिट्टू गुप्ता आपका आता है, आकाश गुप्ता आपका भी आता है। चलिए तो यूरो 2 का संबंध मेरे प्यारे बच्चों जो है वायु प्रदूषण से होगा, ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे आप लोग। क्वेश्चन हमारा बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट पूछेगा प्यारे बच्चों, सिनेबार पूछेगा, हेमेटाइट पूछेगा, सिनेबार पूछेगा, हेमेटाइट पूछेगा। हेमेटाइट होता है, क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे बच्चों। तो बॉक्साइट जो होता है वो किसका होता है सर जी? बॉक्साइट मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है किसका? बॉक्साइट होगा एल्युमिनियम का, सिनेबार पारा का, हेमेटाइट लोहे का। सबको मालूम है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की लेप चढ़ाते हैं? जंग से। सर जी 42 आपका गलत है गुरुजी, ठीक है हम देख लेते हैं। 42 कहाँ था? 42 अच्छा कौन? मेरे प्यारे बच्चों पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? क्या आपका परितारिका हो जाएगा? नेत्र लेंस। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है पक्षावी मांसपेशियां ना जी, वो तो बढ़ाता कर, नियंत्रित करता है परितारिका ना। ठीक है बच्चों, अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो हम इसको देख लेंगे, आप लोग देख लेना थोड़ा सा, एक बार अच्छे से देख लेना, एक बार सभी लोग बुक में खोज लेना। चलो देखिए हम कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, किस यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? 49 किस यौगिक को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है बच्चों? उसका आंसर जिंक मारे थे ना जी, इसका आंसर आपका जिंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मेरे से और श्रेणियों क्या था कि जिप्सम है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है किससे? तो जिप्सम को 140 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 50 में कि अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी कर दीजिए अष्टक सिद्धांत को। एक जरूरी सूचना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोग सभी लोग वीडियोस को शेयर कर दें एक बार, एकदम आप लोगों के फायदे की बात है। जितने भी लोग हैं एक बार वीडियोस को शेयर कर देंगे और कमेंट में यस लिखें। जरूरी सूचना मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, जल्दी कीजिए फटाफट। जरूरी सूचना है बच्चों, आप लोग जल्दी से। 48 वाला नहीं बताया सर, हाँ बता दिया, 48 का डी मारिएगा। जरूरी सूचना आप लोग सब लोग पहले शेयर कर दीजिए एक बार पहले बच्चों, दिल से। देखिए कभी शिक्षक से आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए जरूरी सूचना सुनिए। देखिए जो भी लोग हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं जाके टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। दिशा ऑनलाइन क्लासेस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, वहाँ पर मैं हिस्ट्री का आज नोट्स फ्री में देने वाला हूँ। पेमेंट तो आप लोगों ने करके बहुत सारा नोट्स लिया, लेकिन हिस्ट्री का नोट्स आपको मैं प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहले दे चुका हूँ। हिस्ट्री के सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आज मैं फ्री में देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत बोलते हो सर आप पैसा कमाते हो, ये करते हो वो करते हो, तो कुछ चीज़ें मैं फ्री में भी दे रहा हूँ। जाके हिस्ट्री का आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है जी, हिस्ट्री का वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ले लीजिएगा। चलिए अष्टक अभी नहीं डालें, जब क्लास खत्म होगा तब डालेंगे। अष्टक के सिद्धांत को किसने दिया था मेरे बच्चों? तो न्यूलैंड्स ने अष्टक दिया था, डोबनर ने त्रिक दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी, ये क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में। आप क्या मारोगे मुझे बता दो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। सर आप देख लिए क्या? नहीं बच्चों, मैं पूरा बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, ये मेरा पूरा दिल कहता है। जल्दी से। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के जो गुण होते हैं बच्चों, वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 52, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 52, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जल्दी बताइए, जल्दी से मेरे शेर और श्रेणियों। पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है सर वो कहाँ होता है? रंध्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी चुनेंगे आप लोग। क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा पदार्थ हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए होता है? पत्तियों को मुरझाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए वेरी गुड। तो पत्तियों को मुरझाने के लिए एफसीसी होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी चुनेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जड़ की अधोगति वृद्धि कैसी होती है? जड़ की अधोगति वृद्धि कैसी होती है? जल्दी कमेंट कीजिए। जड़ की अधोगति वृद्धि कैसी होती है मेरे शेर और मेरे शेरनियों?
तो जड़ की अधोगति वृद्धि बच्चों गुरुत्वानुवर्तन चुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा। अगला क्वेश्चन आएगा अनैच्छिक क्रिया कौन सा नहीं है। अनैच्छिक क्रिया कौन सा नहीं है, 55 नंबर क्वेश्चन। कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है बच्चों? तो अनैच्छिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर चुन दीजिएगा चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने आप होती है लेकिन इस पर हमारा कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन दूध से दही का बनना, क्वेश्चन में तो आते ही आते हैं, आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है। दूध से दही बनना क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शेर और शेरनियों, जल्दी बता दीजिए। तो दूध से दही का बनना क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? एक किण्वन होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया किण्वन। अगला क्वेश्चन है कि हमारा शरीर पीएच के कितने बीच कार्य करता है? हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच काम करता है? जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए। सर मेरा कमेंट जा रहा है, सबका कमेंट आ रहा है मेरे शेर और मेरी शेरनियों, सबका कमेंट आ रहा है। चलिए, तो हमारा शरीर जो मान होता है बच्चों वो 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच काम करता है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग चुनेंगे तो सही हो जाएगा। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या बोलते हैं? जल्दी कीजिए। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? रिवीजन का सबसे बेस्ट बैच है बच्चों। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को मेरे बच्चों, मेरे शेर और श्रेणियों, हम लोग वर्ग कहते हैं। और क्षैतिज अगर पूछे आपसे, क्षैतिज पूछेगा तब आंसर मारिएगा सर आवर्त कहते हैं। इसी बात में मेरे शेर और श्रेणियों लगे हाथ बता दीजिए वर्ग कितने होते हैं, आवर्त कितने होते हैं? जल्दी से वर्ग और आवर्त कितने होते हैं जल्दी से। एग्जाम के पहले क्या ऑब्जेक्टिव मिलता है सर जी? ऐसी कोई बात नहीं बच्चों, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, कभी भी ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी को। वेरी गुड। तो वर्ग कितने होते हैं बच्चों? तो वर्ग होते हैं टोटल 18 और आवर्त होते हैं टोटल 7। ठीक है ना मेरे बच्चों? आप लोग कीजिए कि कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखें। कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखें। बोले सर ऐसा क्वेश्चन आएगा? देखिए मेरे पास यही है, एक ही क्वेश्चन को हम इतनी बार पढ़ाएंगे बच्चों कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो 100% सही बनेगा, 100% सही बनेगा। इसलिए हम एक ही क्वेश्चन को 75 बार पढ़ाते हैं। कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखें। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कौन सा वो इंसान है जिसका आंसर आता है। सर जी हीरा सबसे पहला आया, रेखा सोनी, वेरी गुड सर जी, वेरी गुड वेरी गुड। हीरा ग्रेफाइट, सर जी हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट होता है बच्चों। एक और होता है फुलेरिन। फुलेरिन क्या है ना, फुलेरिन की आकृति मेरे बच्चों C60 मारिएगा, है ना, फुटबॉल की तरह होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिए। अप्रूव हो गया बच्चों। सबसे कठोर पदार्थ क्या है संसार में? सबसे कठोर पदार्थ क्या है? मैं देखता हूँ सबसे पहले किस श्रेणी का आंसर आता है, किस शेर का। सबसे कठोर पदार्थ क्या है जल्दी बताइए से ना। संसार का सबसे कठोर पदार्थ क्या है बच्चों? एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, मुझे भरोसा है, इसलिए मैं बड़े अच्छे से पढ़ाता हूँ। वेरी गुड सर जी। सबसे कठोर है सर जी हमारा हीरा। हीरे का अपवर्तनांक पूछेगा एग्जाम में बच्चों, हीरे का अपवर्तनांक जल्दी बताइए। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? कमेंट कर दीजिए सबसे पहले। वेरी गुड सर जी। हीरे का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट। वेरी गुड मनीष कुमार। देखिए आप लोग मन में बुरा नहीं मानिएगा कि सर मेरा नाम नहीं लेते हैं। देखिए इतने लोग हैं कि हम आपका नाम नहीं ले सकते हैं बच्चों। मेरे जगह आप भी रहेंगे तो नहीं ले सकते, लेकिन देखता हूँ मैं अपने सभी शेर और श्रेणियों को देख रहा हूँ, नाम नहीं ले पाता हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, एग्जाम में आएगा। जल का पूछेगा 1.33 बच्चों, इस एग्जाम में आता है। चलिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताइए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एग्जाम में पूछेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा दोनों पूछेगा एग्जाम में। दोनों में से कोई एक तो आपको मार देना, जल्दी से जल्दी बताइए। वायुमंडल में प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है बच्चों, ऑक्सीजन 21% होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मछली का श्वसन अंग क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन। अगर इतनी चीज़ों को आप याद रखोगे जितना हम बोल रहे हैं बच्चों, तो आप लोग बहुत, देखिए आज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। मेरा एक छोटी सी ख्वाहिश है कि आज 1.5 के पुर जाना चाहिए लाइव में हमारे, जैसे कि मात्र 150 लोग कम है। आपको कमेंट फटाफट शेयर कर दीजिए। तो मछली का क्या होता है बच्चों? मछली का जो होता है गिल्स से सांस लेती है, ऑप्शन नंबर ए चुनेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और एक्वारेंजिया में पूछेगा बच्चों, एक्वारेंजिया में भी पूछा जाता है, तो उसका 1.3 मारिएगा। एक्वारेंजिया में HCl और HNO3 है ना, HNO3 का होता है बच्चों, तो वहाँ पर मारिएगा 1:3। यहाँ जल में पूछा बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सर जी 2 ग्रुप में वीडियो शेयर कर दिए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, जरूर कीजिए शेयर, आप लोगों का फर्ज बनता है शेयर करना। जल में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन H2O होता है ना, तो हाइड्रोजन 2 और ये 1, ऑप्शन नंबर ए चुनेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए। समीकरण प्यारे बच्चों बताइए ये कौन सा समीकरण है? ये कौन सा समीकरण है बच्चों? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, ये कौन सा समीकरण है? देखिए ऐसे तो ये समीकरण मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑक्सीजन का योग है, ऑक्सीकरण होना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन मतलब संयोजन भी बोल सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर संयोजन हो रहा है, जुट रहा है, देख लीजिए आप लोग।
अगला क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या बच्चों, तो सोडियम का संकेत आपको भी लिख देना है, कमेंट में संकेत भी लिख दीजिएगा, परमाणु संख्या लिख दीजिएगा क्योंकि आता है एग्जाम में। और प्यारे बच्चों इसका जो होता है वो क्या कहते हैं, संयोजकता लिख दीजिएगा। ये तीनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों। और ये धातु या धातु ये भी लिख दीजिएगा, धातु है या धातु ये भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। शेर और श्रेणियों क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो संकेत बच्चों इसका Na होता है, सबको मालूम है इसका संकेत क्या होता है, संकेत इसका क्या होता है, Na इसका संकेत हो जाता है, ठीक है ना। इसकी है ना, इसकी परमाणु संख्या बच्चों 11 हो जाती है और इसका संयोजकता 1 हो जाता है। और ये एक धातु है बच्चों, जैसे सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। एग्जाम में पूछेगा सोडियम केरोसिन में क्यों डुबा कर रखते हैं, आंसर लिखिए क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होता है, बाहर में रखने से इस पर आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं बच्चों 63 का, कि अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसे होता है। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर लिख देते हैं बाहर में सर, बहुत सारे टीचर लिख देते हैं ये फंसने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, हम ऐसे नहीं बताते लेकिन हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं। अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसा होता है बच्चों, 63 जल्दी बताइए, अधिकांशतः पोषण कैसा होता है अमीबा में। तो अमीबा में अधिकांश पोषण बच्चों अंतःग्रहण से होता है। ऑप्शन नंबर ये। अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कूटपाद में पकड़ता है। मेरे बच्चों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अमीबा का आकार कैसा होता है, अमीबा का आकार बच्चों, अमीबा का आकार कैसा होता है, जल्दी कमेंट कीजिए। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके कि अमीबा का आकार कैसा होता है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस नाम से एक लोग का बनाया, वेरी गुड। अरे कम से कम फोटो मेरे हटा देते, मेरा फोटो लगता है मैं ही लिख रहा हूँ, जल्दी कीजिए। तो अमीबा का प्यारे बच्चों आकार कैसा होता है, तो इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है बच्चों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में है ना किस धातु से सोलर सेल बनता है, यानी कि सोलर सेल में किस धातु का उपयोग होता है, जल्दी कीजिए। सर मेरा एग्जाम हेड सेंटर बीपीएससी है, स्कूल है, एग्जाम देने आएंगे तो मिलेंगे जरूर, बिल्कुल मिलिए बच्चों। तो निम्नलिखित में किस धातु से हम लोग सौर सेल बनाते हैं मेरे शेर और श्रेणियों, तो सौर सेल बनाते हैं हम लोग सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सिलिकॉन से, है ना। चलिए सबसे तन्य धातु क्या है बच्चों, कमेंट कीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे तन्य धातु कौन सा है, तन्य धातु कौन सा है, जल्दी बताइए। सबसे तन्य धातु कौन सा है, जल्दी कीजिए। उसका कोई आकार नहीं होता है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे तन्य मेरे बच्चों, आज मेरा एक छोटा सा सपना है, आप उसको पूरा कीजिए। 1.5 के मेंबर्स हमें लाइव देखना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। तो आप लोग जरूर से जरूर प्यारे बच्चों मतलब कि शेयर कीजिए, ठीक है ना। सबसे तन्य धातु बच्चों सोना होता है, चांदी मत मारना, चांदी विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा होता है, यानी चालक चांदी अच्छा होता है। और तन्य का नाम पूछेगा तो आप सोना मारिएगा, बी में मिलेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सा है, यहाँ पर सबसे भारी धातु कौन है बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार से आज सही बताएंगे आपको। मैंने एक क्लास में आपको मिस्टेक किया था, तो सबसे भारी धातु यूरेनियम मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के अनुसार यूरेनियम आपका सही है, सबसे भारी धातु यूरेनियम मारिएगा, ठीक है ना। U92 इसका होता है, 92 बच्चों, यूरेनियम मारिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि एक एथेन अणु में कितने सहसंयोजक बनते हैं। देखिए एथेन अणु में पूछेगा बच्चों तो आपको 100% याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। मेरे सभी शेर और श्रेणियों को मालूम है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप लोग देखे होंगे मॉडल पेपर में, मॉडल सेट में देखे होंगे कि सर खूब ये पूछता है ये क्वेश्चन हो, 7वां होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक क्वेश्चन बताइए बच्चों, कैल्शियम की परमाणु संख्या मुझे लिख के कमेंट कीजिए, कैल्शियम की परमाणु संख्या लिख के जल्दी कमेंट कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में बनते हैं। जल्दी कैल्शियम की परमाणु संख्या बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए। सर 2 ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दिया बच्चों, जरूर कीजिए, जितना हो प्यारे बच्चों। चलिए वेरी गुड, 4.2 नहीं बच्चों 2.4 होता है, चलिए वेरी गुड। तो कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 20 होती है, आप लोग याद रखिएगा 20 होती है। अगला क्वेश्चन, किसे राजनीतिक दूत कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, किसे राजनीतिक दूत कहते हैं मेरे बच्चों। 49 सर गलत हो गया क्या, नहीं बच्चों अभी 49 पर हम नहीं है, बहुत दूर हैं। जल्दी बताइए आप लोग कि किसे रासायनिक दूत कहते हैं। रासायनिक दूत बच्चों कहते हैं हम लोग किसको, हार्मोन को। आप लोग मुझे ये बताइए प्यारे बच्चों कि मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, जल्दी कीजिए। तो मास्टर ग्रंथि आपके एग्जाम में आएगा, ये मुझे वादा है, पर मतलब आप अपना अनुभव लग रहा है। तो मास्टर ग्रंथि बच्चों किस में होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को प्यारे बच्चों मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है बच्चे, आपके एग्जाम में आएगा, है ना। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। रक्त का रंग लाल क्यों होता है बच्चों, आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है बच्चों, तो हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, सबको मालूम है। चलिए पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा बच्चों कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, जल्दी से बताइए। सर मेरा कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है मेरे शेर और श्रेणियों
टेंशन मत लीजिए। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है बच्चों? तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण बच्चों, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान, ये क्वेश्चन आएगा। पीएच मान कितना होता है मेरे शेर और शेरनियों? मानव रक्त का, उसका वोल्टी ऑन कर ले रतन जी, ठीक है ना। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है जल्दी बताइए? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा, है कि नहीं। आप लोग कुछ भी पढ़ के जाओ, एग्जाम में यही पूछेगा कि शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान। आपको लगता है इतना आसान नहीं पूछेगा सर? एकदम प्यारे बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान आपके एग्जाम्स में आएंगे। जल्दी बता दीजिए आप लोग, जल्दी से जल्दी शेयर करें बच्चों। आज मेरा एक सपना छोटा सा आप लोग पूरा कीजिए कि 1.5 के लोग मुझे लाइव देखना चाहिए, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ है। चलिए, शुद्ध जल का पीएच मान बच्चों क्या होता है? 7.0 होता है। 7.0 शुद्ध जल का पीएच मान होता है, 7.0। एग्जाम्स में पूछा जाएगा, मुझे पता है, आप सही कर दीजिएगा। 7.0 पूछेगा, आप सही कीजिएगा, ठीक है, गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना जी। चलिए, आप लोग मुझे ये बताइए मेरे बच्चों कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए। नींबू में कौन सा अम्ल होता है बच्चों? कैलोरी दिल की करना सर, बहुत बढ़िया। क्लोरोफिल के कारण, आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है। जो भी लोग पढ़ रहे हैं आप लोग बताइए कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, क्योंकि एग्जाम में आएगा सर। वेरी गुड। नींबू में सर सिट्रिक अम्ल होता है, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे सर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम इसलिए पूछ रहे थे कि सिट्रिक अम्ल होता है या क्या होता है, ठीक है ना। सिट्रिक अम्ल आपका हो जाता है नींबू में, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। साधारण नमक का सूत्र बताइए। साधारण नमक का सूत्र देखिए, अपने आप में आप झांक कर देखिए, क्या आपको मालूम है ये सब क्वेश्चन? अगर मालूम है तो मैं संजय सर आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग जाइए एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव 40 करके आइएगा, स्कूल से 18 मिलेंगे। उधर 40 नंबर में से अगर आप 30 नंबर भी लिख देते हैं तो आपका 88 नंबर आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे बच्चों। साइंस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। साधारण नमक का सर जी NaCl होता है सर, NaCl होता है साधारण नमक का। वेरी गुड, NaCl आपका आंसर बिल्कुल सही है। NaCl साधारण नमक का सूत्र होता है, एग्जाम्स में बढ़ेंगे, आप लोग आंसर कर दीजिएगा, ठीक है जी। NaCl होता है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। एक और क्वेश्चन मैं है ना मेरे मन में आ रहा है आप लोगों से पूछने का कि कौन सा अधातु चमकीला होता है? कौन सा अधातु चमकीला होता है? आपके एग्जाम में आता है, कौन सा अधातु चमकीला होता है? जल्दी कमेंट कीजिए मेरे बच्चों, कौन सा अधातु चमकीला होता है? आप लोग कमेंट्स कर दीजिए जल्दी से, जल्दी। वेरी गुड सर जी, 1.5 के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों को दिल से धन्यवाद मेरे शेर और शेरनियों, जैसा मैंने बोला आप लोगों ने किया, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिता को प्रणाम मेरा। कौन सा धातु बच्चों? तो आयोडीन एकमात्र ऐसा धातु होता है जो प्यारे बच्चों चमकीला होता है। मार दीजिएगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बनते हैं कि कौन सा पदार्थ है ना, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है? कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है बच्चों। मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कौन सा धातु, और दूसरा में पूछेगा कौन सा अधातु, कौन सा अधातु। तो बताइए कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है और कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है? क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में, आपको आंसर सही करना है। जल्दी बताइए कौन सा धातु और कौन सा अधातु। तो मेरे बच्चे, जब धातु पूछेगा मेरे शेर और मेरे शेरनियों तो पारा मारिएगा, ठीक है। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन मारिएगा, धातु पूछेगा तो पारा मारिएगा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन मारिएगा। परीक्षा में आएगा, परीक्षा में आएगा तो परीक्षा में आएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बच्चा वाला क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बच्चा वाला क्वेश्चन है मेरे शेर और शेरनियों, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने? ड्रॉबिन ने लिखा था। ऑप्शन जाएगा ड्रॉबिन ने लिखा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा चलता है 69 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में मेरे बच्चे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। किस माध्यम की चाल प्रकाश है ना, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है निर्वात में। कितनी होती है आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर ये पावर कैसे लिखे सर? इसलिए आप ही लिख दीजिए, पावर लिखना नहीं जाता है। विभवांतर का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? जल्दी बताइए। विभवांतर का ऐसे ही मात्रक क्या होता है मेरे बच्चे, मेरे शेर और मेरे शेरनियों, जल्दी से बताइए। विभवांतर का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका सर जी विभवांतर का ऐसे मात्रक। सर कहाँ गया जी? वोल्ट हो जाएगा। आप लोग बता सकते हैं क्या कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था मेरे बच्चों? जल्दी बताइए, चुंबक के प्रभाव को किसने खोजा था? अगर ईस्वी याद है तो ईस्वी भी लिख दीजिएगा कमेंट्स में, क्योंकि ईस्वी भी एग्जाम्स में हो सकते हैं, आपके पूछे जा सकते हैं। सर सब बता दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव की खोज प्यारे बच्चों किसने किया था? चुंबक के प्रेरण की खोज,
चुंबक के प्रेरण की खोज, प्रेरण की खोज, चुंबक प्रेरण की खोज प्यारे बच्चों माइकल फैराडे ने किया था। आंसर याद रखिएगा 1831, ठीक है ना, ईस्वी प्यारे बच्चों 1831 अगर पूछा जाएगा तो ईस्वी सही कर लीजिएगा, समझे कि नहीं, 1831 हुआ था। चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति कौन है? विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति, उत्पन्न करने वाली युक्ति जल्दी कीजिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति मेरे शेर और श्रेणियों एग्जाम्स में पूछा जाएगा आपको। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति कौन है? आंसर मारिएगा सर, जल्दी बोलिए कौन सा हो जाएगा? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो सर यह आंसर हो जाएगा इसका जनित्र सर, जनित्र से विद्युत धारा की निकलता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में आएगा सर जनित्र का काम क्या होता है और मोटर का काम क्या होता है, एकदम पक्का परीक्षा में। अगर आपको पता है दोनों अलग अलग चीज़ है और दोनों का अलग अलग कार्य होता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है तो जरूर आप लोग कमेंट्स कीजिए कि इन दोनों का काम क्या होता है। वीडियोस को शेयर जरूर करें, जितने भी लोग हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको दिखाइए हम किस क्लास में पढ़ते हैं। तो जनित्र जो प्यारे बच्चों ये क्या करता है, ये करता है यांत्रिक को विद्युत में, ये यांत्रिक को किसे बदलता है, विद्युत में। लेकिन मोटर इसका उल्टा करता है, याद कर लीजिए, ये क्या करता है, विद्युत को यांत्रिक में। सर याद नहीं होता है, कोई ट्रिक बता दीजिए ना सर याद करने का। बच्चों हम ट्रिक बताते हैं, आपके घर में मोटर चलता होगा या किसी पड़ोसी के घर में, अगर आपके घर में नहीं, जैसे मेरे घर में नहीं है तो पड़ोसी घर में हम देखे हैं कि पहले विद्युत देना पड़ता है तब यांत्रिक, मतलब कि तब चलता है। तो पहले विद्युत से यांत्रिक होगा और इसका जनित्र जो होता है, जनरेटर जो होता है बच्चों, जनरेटर आप लोग देखे होंगे, वो उल्टा होता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, ठीक है। दोनों को आप ट्रिक से याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा बच्चों, पक्का आएगा, ठीक है ना। पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है, हम खूब देखे, रात में देख रहे थे कि फ्लेमिंग के नियम में बच्चों अंगूठा किसको दर्शाता है, अंगूठा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में, चलो हम लिख देते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है। खूब परीक्षा में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग भी देखे होंगे, सब लोग मॉडल पेपर में देखे हैं ना आप लोग। अंगूठा किसको दर्शाता है, बॉल को मारिएगा, किसको, बॉल को। खूब पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना, बॉल को मारिएगा मेरे बच्चों, बॉल को, ठीक है। और ये पूछा जाएगा बच्चों कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत जनित्र बच्चों किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपका आंसर देखो, पहला परीक्षा अच्छा जाएगा ना तो दूसरा अपने अच्छा जाएगा। हम आपको बताते हैं, पहला परीक्षा अच्छा जाएगा ना बच्चों तो दूसरा अपने अच्छा जाएगा, इसलिए पहला परीक्षा आप लोग दिमाग अच्छा लगाइएगा। विद्युत जनित्र पता है आपको, विद्युत चुंबक की प्रेरण पर काम करता है, विद्युत चुंबक की प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। इस सब क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करना है, हम आपको बार बार कहते हैं, कोई भी हालत में ये सब क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो कितना होता है बच्चों, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है, क्वेश्चन समझ गए आप लोग कि सर क्या पूछ रहे हैं। विद्युत आपूर्ति जो होता है बच्चों वो कितना होता है, यानी कितना वोल्ट कितना हर्ट्ज, ये सब बताना है, कितना वोल्ट और कितना हर्ट्ज। सर जल्दी कीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हम बता रहे हैं, आप गलती नहीं कीजिएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है बच्चों उसमें क्या होता है, 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है। चलिए, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है सर एग्जाम का, कोई टेंशन नहीं है बच्चा कोई टेंशन नहीं है, भरोसा रखिए मेरे ऊपर, में जितना पढ़ाएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, आप लोग टेंशन मत लीजिए। प्यारे बच्चों आप लोग ये बताइए, घरेलू वायरिंग में जो तार होता है, घरेलू वायरिंग है ना, घरेलू वायरिंग में कौन कौन सा तार लगता है, जल्दी बताइए। तो बुक के अनुसार से घरेलू वायरिंग में कौन कौन से रंग का तार लगता है, कौन कौन से रंग का तार लगता है। मेरे मन में आज बहुत सारे सवाल है बच्चों, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो घरेलू वायरिंग में कौन कौन से रंग का तार लगता है सर, एक होता है बच्चों लाल और एक होता है काला और दूसरा होता है हरा। लाल काला और क्या होता है बच्चों, हरा। लाल काला और क्या होता है, हरा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि स्विच लगाए जाते हैं, बताइए तो, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं। जल्दी अपने आप से पूछिए, क्या मनीष, क्या सुरेश, जो भी नाम है अपने मन में पूछिए, क्या आपको ये सब प्रश्न आता है। स्विच लगाए जाते हैं, अगर आता है तो परीक्षा में जाइए बच्चों, मेरा आप लोगों को आशीर्वाद है, जाइए आराम से परीक्षा में लिखिएगा। तो स्विच बच्चों जब भी लगता है तो गर्म तार में लगता है। सर गर्म तार को दूसरा क्या बोलते हैं, तो इसी को सर जी विद्युत नम्य तार बोलते हैं, विद्युत नम्य तार बोलते हैं, ठीक है, विद्युत नम्य तार बोलते हैं, विद्युत नम्य तार बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेकर के दुनिया में कुछ नहीं बोलते आप बोलते, ठीक है ना। तो विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है, बताइए, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है बच्चों। अगर आपको सब क्वेश्चन बिना ऑप्शन का याद है ना तो आपको गलती नहीं, कोई अगर बताएगा भी तो गलती। देखिए एग्जाम में जाइएगा ना तो आसपास के दोस्त लोग जो गलती बताते हैं वो नहीं मारिएगा, वो सब गलती नहीं मारिएगा, हम आपको बता देते हैं। एग्जाम में जाइएगा बच्चों तो जो दोस्त सब बोलेगा ना कि रे मार ना सी सही है,
तो नहीं, जो आप पढ़ के गए हैं, जो 100% आपको याद है बच्चों, वही मारिएगा, ठीक है। दूसरा के बात में गलती नहीं मारिएगा, हम पहले बोल देते हैं। विद्युत फ्यूज जो होता है ना बच्चों, वो उसमें प्रभाव पर काम करता है, उसमें प्रभाव पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। कभी गलती नहीं मारिएगा, हम फिर से बता देते हैं, गलती नहीं मारिएगा, ठीक है। गलती मारिएगा दूसरा की बात सुन के तो फिर हमको आके बोलिएगा सर आपके कारण हम गलती मारे। नहीं बच्चों, मतलब कोई दोस्त गलती बताएगा तो नहीं मारिएगा, ठीक है। आपको जब याद नहीं होगा तब उस पर भरोसा कीजिएगा। कई बार हम लोग पूछ लेते हैं ना बगल वाले से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, पवन के लिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? कमेंट कीजिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए पवन विद्युत में? पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? जल्दी, पवन की चाल मेरे बच्चों कम से कम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सौर सेल बनाने में किस धातु का, किसका उपयोग होता है? सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है, ठीक है। परीक्षा में जाइएगा, दूसरा गलती नहीं मारिएगा, हम बता देते हैं। जाने से पहले देख लीजिएगा आसपास में कोई चीट पुर्जा तो नहीं है, ये सब देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में हमारे सामने में एक बार हुआ था, ये तो मतलब एक बच्चा चीट पुर्जा लेके चल गया, दूसरा का गेम फेंक दिया। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो सौर सेल बनाने में बच्चों सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका होता है? सिलिकॉन का, समझे कि नहीं? आप लोग ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? मेरे शेर को सबको मालूम है सर कि पौधे का रंग जो होता है ना, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। किसको याद नहीं, बताइए तो। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यहाँ एक और क्वेश्चन पूछेगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन आया ना, अभी हम आप लोग से बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारा, ठीक है। जवाब दीजिएगा आप लोग, समझे ना। देखिए हार, देखिए छोड़ने से क्या होता है कि आप जिंदगी में नहीं सीख पाइएगा, इसलिए छोड़िए मत कोई भी चीज़ को मेरे बच्चों, कभी मत छोड़िए, ठीक है। छोड़िएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। आंसर क्या? उत्सर्जी पदार्थ क्या बच्चों? सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बायोलॉजी का, बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइए, वैसे पौधे बच्चों, है ना, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे पौधे जो प्यारे बच्चों सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं वो पौधे क्या कहलाते हैं? सर जी, जो सड़ी गली को खाएंगे ना सर, वो मृत जीवी। अगर तोरा दोस्त बगल में बोलेगा नहीं रे परजीवी मार, फल्ला मार, चिल्ला मार, नहीं मारना। मृत जीवी बोले हैं तो मृत जीवी मार के आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम आपसे पूछेंगे कि प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको बोलते हैं बच्चों? जल्दी कीजिए, अंगक किसको बोलते हैं? आंसर सही करके आइएगा, किसी दूसरे की बात में गलती मत कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे बोलते हैं? कमेंट कीजिए मेरे बच्चों। तो अंगक अगर परीक्षा में पूछेगा आपका तो मारिएगा सर जी, हरित लवक अंगक होता है, हरित लवक, ठीक है ना। अंग पूछेगा सर ना, अंग पूछेगा ना, तब पत्ती मारिएगा। क्या मारिएगा बोलिए? तब पत्ती मारिएगा, ठीक है। और 40 में 40 मार के आइएगा ना तो सीना चौड़ा हो जाएगा। सीना क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा कि सर हम 40 में 40 मारे। दूसरा दिन 2 बजे रात तक पढ़िएगा, हमको मालूम है सर, ठीक है। वायुमंडल में CO2 कितना होता है? एक बार फिर बता दीजिए तो। वायुमंडल में CO2 का मतलब कितना होता है? जल्दी, वायुमंडल में CO2 कितना होता है बताइए तो। सर वायुमंडल में CO2 बता दें सर जी, 0.03 होता है, हमको याद है, ठीक है। याद है तो एकदम चुपचाप जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अमीबा भोजन अंतःग्रहण किससे करता है? अमीबा अपना भोजन अंतःग्रहण किससे करता है बच्चों? अंतःग्रहण किससे करता है? जल्दी बताइए, यानी किसकी मदद से अमीबा अपना भोजन अंतःग्रहण करता है? परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, आप क्या मारिएगा बताइए। तो अमीबा अपना भोजन अंतःग्रहण करता है बच्चों, पता है किससे? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। नीरज, सही है सबका। तो अमीबा अपना भोजन ग्रहण पता है किससे करता है? कूटपाद से करता है। कूटपाद आपका आंसर हो जाएगा, कूटपाद, समझे कि नहीं आप लोग। क्वेश्चन पूछेगा ना, मार दीजिएगा, समझे, एग्जाम में पूछेगा, मार दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या? चलिए, पोषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? एग्जाम में आ जाएगा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में 4, 5, 6, 10, 2 दिया रहेगा, बताइए पोषण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो पोषण पूछेगा ना तो पोषण 2 मारिएगा, एक होता है है ना, स्वपोषण, एक होता है परपोषण, समझे कि नहीं। चलिए, हरे पौधे कैसे होते हैं? हरे पौधों में पोषण कैसा होता है बताइए तो। हरे पौधे में पोषण कैसा होता है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन वाला तो बच्चा वाला क्वेश्चन होता है जी, बिना ऑप्शन मार के दिखाइए ना आप लोग कि हरे पौधे में पोषण कैसा होता है। जल्दी कीजिए मेरे शेर और शेरनियों, आप लोग वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। आप सभी से नम्र निवेदन है, वीडियोस को शेयर कीजिए। हरे पौधे में पोषण कैसा होता है? तो कोई भी हरा पौधा में बच्चों होता है ना, वो स्वपोषी होता है। कैसा होता है? स्वपोषी होता है, ठीक है, स्वपोषी।
देखिए अगर बच्चे आपको याद है, इठो क्वेश्चन के कॉपी निकालिए, लिख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण परीक्षा में पूछेगा, कॉपी निकाल के लिख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण अगर याद है तो लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण कौन तो होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2 नंबरिया में आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण लिखिए, हम बता देते हैं तो आप सही मारिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। C6O है ना, O2 + 12H2O और ऊपर में लिखिएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बच्चों। यहाँ लिखिएगा फिर C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस में 6H2O। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए है। इसको लिख के रख लीजिए आप लोग कॉपी में, जल्दी से लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन को ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आता है। याद कर लीजिएगा, देखिए इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ग्लूकोज है C6O CH2O, ठीक है, याद कर लीजिए बच्चों। एकदम फेमस क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है, हम आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, इनमें से और क्या पूछा जा सकता है, आगे आता है। पहले बच्चों देखिए ये सब क्वेश्चन ना एकदम पक्का आता है जो हम बता रहे हैं आपको। चलिए आप बताइए कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है मेरे बच्चों, जल्दी बताइए, क्वेश्चन परीक्षा में आता है। कहाँ रतन जी, रतन जी फ़ोन चार्ज में लगाइए मेरा। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है बच्चों, तो पाचन की क्रिया जो शुरू होती है ना वो मुख गुहा से होती है। आंसर क्या मारिएगा, बोलिए, मुख गुहा से मारिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मानव के किस भाग में है ना, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में, आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का, किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपका दोस्त कुछ बोलेगा, आप वही मारिएगा जो अभी हम यहाँ से बता के भेज रहे हैं। मनुष्य में आहार नाल में पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है बच्चों, वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है बताइए, छोटी आंत में होता है। आंसर छोटी आंत मारिएगा, वेरी गुड। छोटी आंत सबका सही है, जितने भी लोग छोटी आंत कहते हैं ना उस सबका सही है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ रहता, तो क्लोरोफिल वर्णक कहाँ रहता है, ये बिल्कुल बुक का ओरिजिनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हमको याद है बच्चों। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, बताइए कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। आपका दोस्त कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, नहीं मारिएगा। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है ना। चलिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे में किसका निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे में किसका निर्माण होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। किसका निर्माण होता है, जल्दी बताइए। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे शेरनियों, किसका निर्माण होता है। तो सर पता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे में ना सर ग्लूकोज का निर्माण होता है। एकदम सही है, जितने भी लोग ग्लूकोज लिखे हैं सबका सही है, ग्लूकोज वाले सबका सही है। जितने भी लोग ग्लूकोज कहते हैं मेरे बच्चे, आप लोग शेयर कीजिए। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। मृत जीवी को क्या कहते हैं, क्या आप लोगों के पास कुछ गैस है इसके बारे में कि मृत जीवी को क्या कहा जाता है, बताइए तो क्या कहा जाता है। एग्जाम में आ जाएगा तब, जल्दी बताइए कि मृत जीवी को क्या कहा जाता है। तो मेरे से जो मृत जीवी होते हैं ना उसको पता है अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जाम में क्या मारिएगा, अपघटक कहते हैं सर, ठीक है ना, अपघटक कहते हैं। अच्छा, गोबर के छत्ता जो होता है बच्चों, आप लोग सुने होंगे गोबर का छत्ता, सुने कभी। गोबर का जो छत्ता होता है बच्चों, गोबर का छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, में किस प्रकार का बच्चों क्या होता है, पोषण होता है, जल्दी बताइए। गोबर के छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, एग्जाम में पूछेगा। तो आंसर क्या मारिएगा आप लोग हमको बताइए कि गोबर के छत्ते में किस प्रकार का है ना बच्चों, किस प्रकार का पोषण होता है। तो अब आंसर मारिएगा, गोबर के छत्ते में जो होता है ना बच्चों मृत जीवी होता है। क्या होता है, मृत जीवी होता है। एग्जाम में पूछेगा, मृत जीवी मारिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। पत्तियों में, चलिए पत्तियों का कौन सा अंग बच्चों, ये भी पूछता है, कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। एग्जाम में पूछेगा कि पत्तियों में कौन सा अंग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बताइए तो। सर जी पत्तियों में कौन सा अंग CO2
युक्त वायु का प्रवेश द्वार होता है तो वो रंध्र होता है बच्चों। क्या होता है? रंध्र होता है। ठीक है ना। चलिए थोड़ा कुछ ऑप्शन वाला मार लीजिए, फिर हम लोग आते हैं बिना ऑप्शन वाला में। कुछ ऑप्शन वाला मार लीजिए। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो जब देखिए अब तो ऑप्शन वाला बच्चा वाला लगेगा आप लोग को। बच्चा वाला ना मतलब कि क्या है ये, मतलब बच्चा वालों का आदान प्रदान, वही क्वेश्चन है, रंध्र द्वारा होता है। ऑप्शन दे देगा तो बच्चा नहीं लगेगा जी। सबसे तेज धड़कन किसकी होती है? बिना ऑप्शन का मेरे शेर ने मारा है तो ये ऑप्शन वाला बच्चा नहीं लेगा। चलिए प्यारे बच्चों 1.7 के लोग देख रहे हैं और लाइक्स मात्र 1 के हैं, तो मैं संजय सर ये चाहता हूं कि अगले 1 मिनट के अंदर प्यारे बच्चों हमारी लाइक की संख्या जो है वो 1.5 के हो जानी चाहिए। अब देखते हैं कितने शेर इसको पूरा करते हैं जल्दी से। 1 मिनट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों 1.5 के हो जानी चाहिए। जल्दी कीजिए सब लोग, जल्दी से। आप लोगों को प्यारे बच्चों आज आप लोगों ने आज तक मुझे कभी नाराज़ नहीं किया। जब भी मैंने जो बोला है आप लोगों ने वो मुझे करके दिखाया है, तो एक बार और ज़रूर करके दिखाइए आप लोग जल्दी से। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, एक बार प्यार मिलना चाहिए। 1.3 हो चुका है, अब मात्र 200 बचे हैं। जिसने लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर दीजिए। जितने भी मेरे शेर और शेरनियों ने लाइक नहीं किया है अभी लाइक कर दीजिए। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। 1.4 होने वाला है। ठीक है जी, पूरा हो जाएगा मुझे पता है। ये क्वेश्चन पर क्वेश्चन है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जन होता है बच्चों। ये क्वेश्चन पूछेगा। नाइट्रोजनी पदार्थ जो है ना हमारे शरीर से उत्सर्जन निकलता है, जैसे कि मूत्र में आपका यूरिया निकल जाता है, इसी तरह से मेरे शरीर से ना पूरा निकलता है। तो कौन सही हो जाएगा? तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल सब निकलता है। ऑप्शन नंबर डी चुनिएगा, इनमें से सभी। ठीक है, समझ गए आप लोग, इनमें से सभी मारिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि पोषण की दृष्टि में बच्चों जंतु क्या कहलाते हैं? जंतु क्या कहलाते हैं? पोषण की दृष्टि में जंतु क्या होते हैं? जल्दी बताइए। पोषण के अनुसार, चलिए पोषण के अनुसार मेरे बच्चे जंतु क्या कहलाते हैं? तो पोषण के अनुसार जो जंतु होते हैं वो हो जाते हैं परपोषी। क्या हो जाते हैं बच्चों? वे हो जाते हैं परपोषी। याद रखिएगा, परपोषी हो जाते हैं। ठीक है, अगला चलिए, हो गया जी। चलिए, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग होता है बच्चों, उसका अंग। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग होता है, उसका नाम बताइए। के लिए विशेष अंग होता है, उसका नाम बताइए। तो मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग जो होता है बच्चों, नाम क्या होता है? उसका नाम होता है आहार नाल। क्या होता है? आहार नाल उसका नाम होता है। सबको याद रखिएगा, आहार नाल। समझे कि नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है बताइए। तो सबको याद है ना, सबसे लंबा भाग क्या होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग परीक्षा में पूछेगा, आपका आंसर क्या होगा बताइए। आहार नाल का सबसे लंबा भाग बच्चों क्या होता है? छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? मेरे शेर और शेरनियों, आज जो आप लोगों ने प्यार दिया इसको मैं नतमस्तक करता हूँ। बहुत अच्छा प्यार है आप लोग का। मुझे पता है कि एग्जाम वाले दिन हमारा 2K भी हो सकता है अगर आप लोग चाहोगे तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर नरे, तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होगा बच्चों, सॉरी न्यूरॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि और चतुराई का केंद्र पूछेगा, है ना। बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको बोलते हैं? बुद्धि और चतुराई का केंद्र बच्चों किसको बोलते हैं? जल्दी बताइए। बुद्धि और चतुराई का केंद्र अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो आंसर मारिएगा, सेरिब्रम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सेरिब्रम को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आमीटर से क्या मापते हैं? 77 नंबर क्वेश्चन। आमीटर से मेरे प्यारे बच्चों हम किसको मापते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए ज़्यादा समय लोग नहीं रह सकते, उनका भी काम होता है, बहुत सारे बच्चों का कोचिंग होता है तो लोग कोचिंग जाते हैं। तो आमीटर से मेरे प्यारे बच्चों पता है आपको क्या मापते हैं? धारा को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आवेश का ऐसी मात्रा क्या होता है? कमेंट कीजिए जल्दी से मेरे शेर और शेरनियों। आवेश का ऐसी मात्रा, फिजिक्स आया ना, तो फिजिक्स में बच्चों मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर हम पूछना चाहेंगे तो आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आवेश का ऐसी मात्रा कूलाम होता है सर जी। क्या होता है? कूलाम। फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ रहे हैं बिना ऑप्शन का, बताइए आप लोग, ठीक है। कैमरे में जो काम डायफ्राम करता है, कैमरे में जो काम डायफ्राम का होता है, आँख में वो काम किसका होता है? आँख में वो काम किसका होता है? जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। कैमरे में जो काम डायफ्राम का होता है, आँख में वो काम किसका होता है? जल्दी बताइए। आँख में वो काम किसका होता है? तो सर आँख में वो काम ना पुतली का होता है। किसका होता है सर? पुतली का। वेरी गुड, पुतली का होता है। किसका होता है? पुतली का होता है। चलिए, मानव नेत्र में मेरे प्यारे बच्चों, मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है?
जल्दी, मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन वाले पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थक गया बच्चों। तो मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनेगा पता है आप लोग को? मानव नेत्र में बच्चों वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बनता है। कोई दिक्कत आप लोग को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं? ये सब क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब एग्जाम में पूछेगा मेरे बच्चों, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु क्या होता है? जल्दी बताइए। सामान्य नेत्र के लिए मेरे बच्चों निकट बिंदु क्या होता है? पूछा जाएगा। आपका दोस्त कुछ भी बोलेगा, आपको आंसर में सही मारना है और सही सही खोज के मारना है। तो बच्चों निकट बिंदु जो होता है नेत्र में वो 25 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं रहेगा, तब 0.25 मीटर मारिएगा खोज के, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम में पूछेगा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन मिलेगा। ये सब क्वेश्चन पूछा है बच्चों। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं जल्दी बताइए। वेरी गुड। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कोई बच्चे नए हैं बच्चों, अगर आपने हमारे पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार मुझे पहले लिख दीजिए आई एम न्यू स्टूडेंट। और सबसे पहले बच्चों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, करके मुझे कमेंट में एक बार यस लिख दीजिए। पूरी वीडियो में मैं इस बार एक बार बोल रहा हूँ बच्चों, मैंने नहीं बोला है अभी तक। वेरी गुड। तो दृष्टि दोष बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल दे उसको क्या बोलेंगे? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल दे सर, उस उपकरण को क्या बोलेंगे? तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जो विद्युत को यांत्रिक में बदलता है सर, उसको हम लोग बोल देते हैं मोटर। आज ही पढ़ाए थे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पहले बच्चों कि निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन पूछता है, बच्चा वाला क्वेश्चन खूब पूछता है परीक्षा में, बहुत पूछता है, ठीक है। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि खूब पूछेगा। तो निकट में 3 गो अक्षर, निकट 3 अक्षर, तो आंसर 4 होगा बच्चों। अवतल क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? केमिस्ट्री आ गया जी। केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, पूछेंगे तो कमेंट में यस कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं सर कि बिना ऑप्शन का कुछ क्वेश्चन पूछिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपसे पूछ लूँगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, मैं आपसे पूछ लूँगा जल्दी से मेरे बच्चों। केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे यस कर दीजिए, मैं आपसे पूछ लूँगा। वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया है जी। चलिए यस सर जी पूछ लीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाए? जो लोग भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, जो बनते हैं उसको प्रतिफल कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम केमिस्ट्री से आपसे पूछते हैं बच्चों। एलपीजी गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? एलपीजी गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? कमेंट कीजिए। प्रमुख घटक, एलपीजी गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो एलपीजी गैस जो होता है बच्चों, इसका प्रमुख घटक क्या होता है? जल्दी कमेंट कीजिए। यस सर पूछिए, ठीक है पूछ रहे हैं। एलपीजी गैस का प्रमुख घटक क्या होता है बच्चों? तो प्रमुख घटक मारिएगा ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है बच्चों, ब्यूटेन होता है, ठीक है ना, मीथेन नहीं होता। एलपीजी गैस में ब्यूटेन ना होगा जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है बच्चों, अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। जल्दी कमेंट कीजिए, किसके द्वारा? एग्जाम में पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तब आंसर क्या मारना है आपको बताइए? समीकरणों द्वारा। क्या मारना है बच्चों? समीकरणों द्वारा। आंसर मारना है समीकरणों द्वारा। क्या मारना है आंसर में? समीकरणों द्वारा। वेरी गुड सर, समीकरणों द्वारा सबका सही है। चलिए, जिस रासायनिक समीकरण में बायां और दाएं, है ना, बाएं और दाएं तरफ प्रत्येक प्रकार के तत्व की परमाणु संख्या समान हो, अगर परमाणु संख्या दोनों तरफ समान है बच्चों तो वो क्या कहलाएगा? परमाणु संख्या जब समान होगा तो वो कैसा समीकरण होगा? कमेंट कीजिए। परमाणु संख्या समान जिसमें होता है बच्चों वो कैसा होता है? तो सर वो होता है संतुलित। क्या होता है? संतुलित। चलिए, बैलेंस करने के लिए एक ना समीकरण को संतुलित करने के लिए बच्चों हम सिखा देंगे आज कंटेंट बनवा करके। मैं तो आपको बोलेंगे कंटेंट बना देगा तो हम आपको पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, हम पढ़ा देंगे। संतुलित करने के लिए जिसको इसको आता है समीकरण कमेंट में यस कीजिए। जिसको समीकरण संतुलित करने आता है कमेंट में यस कीजिए। समीकरण बैलेंस करने आता है बच्चों तो कमेंट में यस कीजिए। सर पीडीएफ हिंदी का, सर हिंदी का पीडीएफ तो डाल चुके हैं बच्चों, जल्दी कीजिए। संतुलित करने आता है बच्चों तो कमेंट में यस कीजिए। आता है बच्चों? कमेंट में यस कीजिए सब लोग। जिसको नहीं आता है फिर बताइएगा। चलिए यस सर आता है, नहीं आता है सर। चलिए जिसको नहीं आता है बच्चों हम बता देंगे, वीडियोस में देख लीजिएगा।
चलिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना बच्चों, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी बताइए। शरीर में भोजन का पचना, जल्दी, शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है बच्चों? तो पहला तो याद रखिएगा कि उपचयन होता है बच्चों, उपचयन। इसी का दूसरा होता है उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण बच्चों क्या होता है? उपचयन बोलिए या ऑक्सीकरण बोलिए, खोज के मारिएगा, जहाँ पर मिलेगा वहीं खोज के मारिएगा। 10% मात्र हमारा बैटरी बचा है यार, कहाँ चले गए लोग, हमारा फ़ोन चार्ज कैसे होगा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। वेरी गुड। देखिए, जब पढ़ाई होती है ना बच्चों तो बहुत मन लगता है, हमें भी बहुत मन लगता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा हम फ़ोन के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। जी, शायद हो गया फ़ोन। चलिए, क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, उपचयन कहते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। चलिए, समीकरण में तीर किसको दर्शाता है बच्चों? समीकरण में जो तीर होता है इस तरह से, तीर किसको दर्शाता है? जल्दी बताइए, तीर किसको दर्शाता है? ये वाला तीर बच्चों ये दर्शाता है दिशा को, कि समय है ना, किस तरफ अभिक्रिया हुई है, दिशा को दर्शाता है तीर के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो, जिस अभिक्रिया में बच्चों ऑक्सीजन का योग हो, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो बच्चों उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है ना तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्सीकरण बोलेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण बोलते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, ये समीकरण संतुलित है या नहीं है? H2 + Cl2 से बना 2HCl, ये समीकरण संतुलित है या नहीं? जितने भी लोगों ने बोला था समीकरण संतुलित करने आता है, आप लोग कमेंट कीजिए, ये समीकरण संतुलित है या नहीं है? H2 + Cl2। सर जी मेरा कमेंट्स नहीं, सबका कमेंट आता है बच्चों, हम नहीं पढ़ पाते हैं, आपका कमेंट्स हम सुन रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं। H2 + Cl2 ये समीकरण संतुलित है कि नहीं? कब से पढ़ा रहे हैं सर? हम बहुत दिनों से पढ़ाते हैं बच्चों। चलिए, तो ये समीकरण हमारा क्या है बच्चों? संतुलित है। हाइड्रोजन 2 इधर है, हाइड्रोजन 2 इधर है, क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन 2 है, समीकरण होगा सर ये संतुलित है सर। बहुत बढ़िया बच्चों, संतुलित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए, हो गया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकलन दोनों हो, जिसमें बच्चों ऑक्सीकरण और अवकलन दोनों हो उसका नाम क्या होता है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकलन दोनों हो उस अभिक्रिया का नाम बताइए, क्या होता है? जिसमें ऑक्सीकरण और अवकलन दोनों हो बच्चों उस अभिक्रिया का नाम बताइए। सर, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकलन दोनों होगा बच्चों उसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम में पूछा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया खोज के मारिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया खोज के मारिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। बच्चों हमारा ये जो क्लास है पक्का 8 बजे ख़त्म होगा, तो आप लोग आराम से भी पढ़िए, ख़त्म अभी नहीं होने वाला है, पक्का 8 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो मानव नात्र की जो रेटिना पर छवि बनी होती है बच्चों वो कैसा होता है? वो क्या होता है? हमारा वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? 82 नंबर क्वेश्चन। यार ऑप्शन वाला क्वेश्चन तो बच्चा लोग बनाते हैं, जल्दी कीजिए। चलिए, तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है बच्चों? तो आकाश का रंग जो नीला होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? जल्दी बताइए। तो बड़ा का अगर बात पूछा जाए एग्जाम में आपका कि बड़ा किससे बनता है बच्चों, तो बड़ा हमेशा किससे बनता है पता है आपको? अवतल से। ऑप्शन नंबर बी चुनिएगा। अगला क्वेश्चन है 84 कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करता है? यार सर कितना बार क्वेश्चन आएगा पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कितना बार आएगा यार, बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों अवतल का हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को फिर हम केमिस्ट्री का आने दीजिए, फिर पूछेंगे। धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है? 45। धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों? शेर और श्रेणियों। धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है? तो उपस्थिति को गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए मारिए, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम प्यारे बच्चों किसने दिया था? दाएं हाथ के अंगूठे सर कितने बजे स्टार्ट होता है? 6 बजे होता है बच्चों। 6 बजे रोजाना हमारा तांडव होता है। जरूर आइएगा आप लोग कल भी, ठीक है ना। बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मैक्सवेल साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी चुनिएगा। अगला विभवांतर का ऐसे मतलब सर 4 बार आज पूछ लिया आप लोगों ने। चलो यार इसको हटा देते हैं। प्रतिरोध का बता दो, प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक बता, दोनों बता देना। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ही बता दीजिएगा, ठीक है ना। फिजिक्स चल रहा है
फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, तो प्रतिरोध का ऐसे मतलब बता दीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए जल्दी से सर 1.5 हो गया, नोट्स फ्री कर दीजिए। अच्छा जी चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स के लिए हमने पहले ही छूट दे रखा है, 30% नोट्स मैंने बच्चों ऐसे ही दे रखा है छूट में आपको टेलीग्राम पर। आज मैंने हिस्ट्री का भी दे दिया, अभी देंगे एग्जाम के मतलब हमारा क्लास के बाद। लेकिन हमारा जो पेड नोट्स है उसके लिए मात्र 80 रुपये लेते हैं। आप लोग भी समझिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बच्चों। 9453 मेरे ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेने के लिए बच्चों 8252 610033। पहली बार बोल रहा हूँ इस क्लास में मैं, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपको ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव नोट्स मात्र 80 रुपये में मिलेगा। 100 रुपये था, 20 रुपये मैंने छूट दिया, नोट कर लीजिए, फिर मैं अभी नहीं बोलूँगा, अब लास्ट में एक बार बोलूँगा। ये हमारा मोबाइल नंबर है, जिसको भी नोट्स हमारा खरीदना है बच्चों ऑल सब्जेक्ट का, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि किस संयोजन से प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन से प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, चुंबक की बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? 89 नंबर क्वेश्चन। चुंबक की बल रेखा की प्रकृति जो होती है मेरे बच्चे, आपको मालूम होगा इसकी प्रकृति जो होता है, काल्पनिक मारिएगा, आपका बगल वाला कुछ बोले है ना। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है बताइए? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? बिना ऑप्शन का पढ़ाइए सर, ठीक है, बिना ऑप्शन का पढ़ाते हैं सही में, बिना ऑप्शन अच्छा लगता है, ये वाला मुझे बोरिंग लग रहा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बच्चों कौन सा होता है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए बिना ऑप्शन का कुछ क्वेश्चन हो जाए बच्चों, लीजिए बिना ऑप्शन का कुछ क्वेश्चन पढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है प्यारे बच्चों कि अम्ल का पीएच मान होता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान होता है, जल्दी कमेंट कीजिए, होता है, जल्दी कमेंट कीजिए, अम्ल का पीएच मान, जल्दी से, मेरा कमेंट नहीं जा रहा सर, सबका कमेंट आ रहा है। अम्ल का पीएच मान, अरे यार ये ट्रक वाले इतनी आवाज़ करते हैं मेरे घर के आगे। अम्ल का पीएच मान बच्चों 7 से कम होता है, 7 से कम, जितने भी लोगों ने 7 से कम लिखा सबका सही है, 7 से कम, वेरी गुड। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है ना। क्या आप लोगों को याद है बच्चों अमाशय रस का पीएच मान क्या होता है? अमाशय रस का पीएच मान, अमाशय रस का पीएच मान कमेंट कर दिए जल्दी से, अमाशय रस का, वेरी गुड सर। अमाशय रस का पीएच मान किसी शेर और श्रेणी को मालूम है? जल्दी बताइए, किसी शेर और श्रेणियों को मालूम है तो जल्दी कीजिए। अमाशय रस का पीएच मान क्या होता है? सर पता है अमाशय रस का पीएच मान क्या होता है? सर 1.0 होता है, 1.0 होता है, समझे कि नहीं? वेरी गुड। अगर पूछा जाए बच्चों कि पेशाब का पीएच मान, बच्चों कई बार पूछा जाता है कि पेशाब का पीएच मान क्या होता है, जल्दी कीजिए, पेशाब का पीएच मान बच्चों। तो पेशाब का जो पीएच मान होता है मेरे शेर और श्रेणियों, वो 6.0 होता है। कितना होता है? 6.0 होता है, ठीक है ना। और दूध का पूछेगा बच्चों, दूध का पीएच मान, तो बता दीजिएगा क्या होता है। दूध पता होगा तो शुद्ध जल बता दीजिएगा, शुद्ध जल पता होगा तो आंसू बता दीजिएगा, आंसू पता हो जाएगा तो मेरे शेर और श्रेणियों खून बता दीजिएगा, खून का। ये सभी पीएच मान एग्जाम्स में आते हैं सर। 86 फिर से देखिए, अच्छा ठीक है, जीएसपी गुप्ता हम देख लेंगे। तो पता है आपको मेरे बच्चों, दूध का पीएच मान पता है 6.5 होता है, और शुद्ध जल का 7.0 होता है, आंसू का पीएच मान 7.3 होता है, और खून का तो सबको मालूम है 7.4 होता है। खून का कितना होता है मेरे बच्चों? 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है, समझे गए आप लोग। चलिए, चूना जल का पीएच मान याद है आप लोग को? चूना जल भी पूछता है परीक्षा में, मैं बता देता हूँ, आज मन कर रहा है सब बता दें। चूना जल का पीएच मान बताइए तो, चूना जल का पीएच मान। चलिए सर, मेरा कमेंट्स नहीं जा रहा सर, जरूर आता होगा बच्चों, देखिए चूना जल का पीएच मान बताइए तो बच्चों क्या हो जाएगा? वेरी गुड, किसी का आंसर है सही? बताइए चूना जल का पीएच मान क्या होगा? वेरी गुड। चूना जल का बच्चों 11.0 होता है। क्या होता है? 11.0 हमारा आंसर होता है चूना जल का, समझ गए आप लोग? वेरी गुड सर। अच्छा, कुछ सूत्र हम पूछना चाहते हैं बच्चों, आप लोग बताइए मुझे। सूत्र पहला बच्चों कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का कुछ सूत्र हम पूछना चाहते हैं, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। 89 का आंसर हम देख लेंगे बच्चों। चुंबक क्षेत्र काल्पनिक होता है ना, काल्पनिक होता है ना, ठीक तो है, इसमें गलती क्या है जी? चलिए बच्चों, तो प्यारे बच्चों संगमरमर का हो जाएगा CaCO3, CaCO3। फिर मेरे प्यारे बच्चों बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का, हम इस पर एक वीडियो बनाने वाले हैं आज, 24 सूत्र बताएंगे उसमें। तो बेकिंग सोडा का बच्चों क्या हो जाता है? NaHCO3, NaHCO3 एग्जाम में पूछेगा। देखिए मेरे शेर अमित कुमार जो बता रहे हैं सबको, ये जो क्वेश्चन पूछेंगे ना इसमें एक ठो एग्जाम में आएगा आपका, एगो आएगा बच्चों, ठीक है ना। अब बता दीजिए जिप्सम का बच्चों, जिप्सम का क्या होता है? जिप्सम का क्या होता है?
जिप्सम का क्या होता है, जल्दी से जिप्सम का सूत्र बता दीजिए। दूसरा मेरे शेर प्लास्टर ऑफ पेरिस बता दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बता दीजिए। उसके बाद मेरे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाए तो तीसरा नंबर में बच्चों अमोनिया क्लोराइड बता दीजिएगा। अमोनिया क्लोराइड पूछता है एग्जाम में, अमोनिया क्लोराइड का सूत्र बता दीजिएगा। ये बता दीजिएगा तो 4 में बता दीजिए मेरे बच्चों साधारण नमक, जो कि अभी मैंने पूछा था, जो मुझे याद है हम सब पूछ रहे हैं साधारण नमक बच्चों। उसके बाद नीला थोथा आता है, तूतिया, नीला थोथा बच्चों, नीला थोथा का सूत्र पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये सब कमेंट कीजिए फटाफट, नीला थोथा पूछता है, ठीक है। देखिए तो जिप्सम पूछेगा बच्चों, तो जिप्सम तो आप लोगों को याद होगा, ये CaSO4 जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O कर दीजिएगा, हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O कर दीजिएगा तो जिप्सम हो जाएगा, और हाफ कर दीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड का मतलब है NH4, NH4Cl होता है अमोनिया क्लोराइड का। साधारण नमक का NaCl हो जाएगा। नीला थोथा का CuSO4 इंटू 5H2O होता है, यहाँ पर A होता है, यहाँ U होता है, याद रखिएगा CuSO4, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है तो बढ़िया से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है ना, ठीक है, बढ़िया होगा, बना दीजिएगा आप लोग, एग्जाम में आता है बच्चों, कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा, वेरी गुड। जल में घुलनशील भस्म को क्या बोलते हैं, जल में घुलनशील भस्म को, घुलनशील भस्म को क्या बोलते हैं, भस्म को कहते हैं, जल्दी कीजिए, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं बच्चों, कमेंट कीजिए। तो जल में घुलनशील भस्म को क्या बोलेंगे आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील भस्म को मेरे बच्चों क्षार कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्षारक कहते हैं, सॉरी क्षारक कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, लवण सर ना, लवण नहीं, क्षारक। जल में घुलनशील भस्म या क्षार को क्षारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, अम्लीय पदार्थ जल में है ना, जल में घुलकर क्या देता है, अम्लीय पदार्थ, अम्लीय पदार्थ जल में घुलकर क्या देता है, अम्ल पदार्थ जल में घुलकर क्या देता है। तो प्यारे बच्चों अम्ल पदार्थ जो होता है वो जल में घुलकर पता है आप लोगों को H+ आयन देता है, क्या देता है, H+ आयन। एग्जाम में पूछेगा तो मारिएगा H+ आयन देता है, ठीक है। और क्षारीय पदार्थ पूछ लेगा जल में घुलकर क्या देता है, तब क्या लिखिएगा, क्षारीय पदार्थ जल में घुलकर क्या देता है, क्षारीय पदार्थ जल में घुलकर क्या देता है, एग्जाम में पूछेगा तो तब मारिएगा सर जी कि OH- देता है, ये OH-। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको याद नहीं है ना लिख लीजिए आप लोग, जिसको याद नहीं है बच्चों वो लिख लीजिएगा, हम बता रहे हैं। चलिए चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो ज़रूर करके रखिए, है ना, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम से पहले जो हमारा सपना है बच्चों 50K होने का, वो आप लोगों के बदौलत ही हम सपना देखे हैं, जो पूरा होना चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग नए हैं मेरे शेर और शेरनियों, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरा एक सपना है कि एग्ज़ाम तक हमारे चैनल पर प्यारे बच्चों 50,000 स्टूडेंट हो जाए, तो आप लोग इसका सपना पूरा करेंगे। आप लोगों ने प्यारे बच्चों ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी लोग नए हैं सभी लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 विलियन का pH मान 4 है, 1 विलियन का प्यारे बच्चों 1 विलियन का pH मान 4 है, बताइए विलियन कैसा होगा, pH मान 4 है, बताइए विलियन कैसा होगा, बताइए विलियन कैसा होगा मेरे बच्चों, जल्दी बताइए। 1 विलियन का pH मान 4 है, बताइए 1 विलियन, है ना, विलियन कैसा होगा मेरे शेर और शेरनियों, विलियन का pH मान 4 है तो विलियन कैसा होगा, जल्दी कीजिए। सर पता है अगर 4 होगा ना विलियन तो इसका pH मान पता है अम्लीय होगा बच्चों, क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 विलियन का pH मान 10 है, pH मान बच्चों कितना है, 10 है, तो बताइए विलियन कैसा होगा, तो बताइए विलियन कैसा होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब क्या कीजिएगा, pH मान 10 है तो विलियन कैसा होगा, तो जिसका pH मान 10 होगा बच्चों वो क्या होगा, वो आपका क्षारीय होगा, वो क्या होगा, क्षारीय होगा। अरे यार कमाल करता है, चलिए क्षारीय होगा। अब बताइए प्यारे बच्चों उदासीन विलियन का pH मान क्या होगा, उदासीन विलियन का pH मान सबको याद है, उदासीन विलियन का pH मान कमेंट कर दीजिए सर। तो उदासीन विलियन का जो pH मान होता है वो बहुत आसान होता है, जल्दी कमेंट कीजिए। तो है ना, उदासीन विलियन का pH मान प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है 7, क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे बच्चों, 7 हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 7 हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों, कितना हो जाता है, 7, है ना, 7 हो जाता है। चलिए अगला कुछ चीज़ों की हम परमाणु संख्या आपसे पूछते हैं बच्चों, जो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट परमाणु संख्या है, ठीक है, आपको बताना है, जल्दी से परमाणु संख्या बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये परमाणु संख्या आएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताने के लिए तैयार है परमाणु संख्या, तो कमेंट में यस कीजिए, यस सर हम तैयार हैं। पहला प्यारे बच्चों आप लोग मुझे बताइए कि सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है,
सिलिकॉन की, एग्जाम में आएगा इनमें से कोई एक। तो दूसरा प्यारे बच्चों हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की कितनी होती है, ठीक है ना। तीसरा हम आपसे पूछना चाहेंगे, है ना प्यारे बच्चों, क्लोरीन के बाद बच्चों है ना आयरन का, किसका, आयरन का कितना होता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आयरन का फटाफट रिवीजन कर लीजिए जाने से पहले। उसके बाद मेरे बच्चों, उसके बाद कॉपर का पूछता है, कॉपर का परमाणु संख्या बताइए कितना होता है। अगर कॉपर याद हो जाएगा तब जिंक बताइएगा, किसका बताइएगा, जिंक का। बोला था क्या, हाँ जिंक बताइएगा, नंबर नहीं दे रहे हैं, आराम से भी ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। फिर बच्चों आयोडीन का बताइएगा, आयोडीन का बताइएगा, वेरी गुड, आयोडीन का, ठीक है ना। और फिर याद हो जाएगा तो सोना का बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद मरकरी का, मरकरी, इतना अगर आप लोग को याद है बच्चों तो एग्जाम में टेंशन नहीं होगा इसका, हम है ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। जल्दी कीजिए, सबकी परमाणु संख्या अगर आपको याद है, नहीं है तो कॉपी कलम निकालिए और जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। तो सिलिकॉन का पहले आपका 14 हो जाएगा, सबको याद होगा। क्लोरीन का आपका 17 हो जाएगा, आयरन का आपका 26 हो जाएगा सर, ठीक है ना। और कॉपर का आपका 29 हो जाएगा, ठीक है, सबको याद होगा जी। जिंक का 30 होता है, आयोडीन का बच्चों 35, सॉरी जिंक का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, आयोडीन का 53 होता है बच्चों, ठीक है। और सोना आप लोग को याद ही होगा, सोना का तो 79 होता है, और मरकरी Hg 80 होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आएगा, वेरी गुड। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग लिख करके, ठीक है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो कॉपी में लिख लीजिएगा, इसमें से कोई है ना कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, सब तो लिख लीजिए बच्चों आप लोग, ठीक है। कोई ना कोई परीक्षा में वो आ जाता है, ठीक है। चलिए अब आप अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन देने की है ना, इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं उसको क्या कहते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं बच्चों उसको क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए। जो तत्व इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं उसको क्या कहते हैं। नंबर 2, जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं, तत्व इलेक्ट्रॉन बच्चों इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं उसको क्या बोलते हैं। और तीसरा नंबर में, जो देने और लेने दोनों, जो देने और लेने दोनों की रखते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो मेरे बच्चे, जो तत्व इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं धातु, क्या बोलते हैं, धातु। और जो लेने की रखते हैं उसको बोलते हैं अधातु। जो लेने और देने दोनों को रखते हैं उसको बोलते हैं उपधातु, याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए, कहीं पर एकदम शॉर्ट में देने लेने ऐसा करके है ना, शॉर्ट में लिख लीजिए बच्चों, शॉर्ट में लिख लीजिए, वेरी गुड। शॉर्ट में आप लोग लिख लीजिए, ऐसे करके आपका आंसर एग्जाम में है ना आ जाएगा इससे। चलिए वेरी गुड, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि सबसे क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होता है, जल्दी कमेंट कीजिए। क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है बच्चों, कमेंट कीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। हम आपको क्रम बता देते हैं, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पता है आप लोग को, पोटेशियम होता है, सबसे अधिक पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होगा, फिर है ना, उसके बाद पर मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, फिर तो जिंक आ जाएगा, लेड आ जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, पारा हो जाएगा, ठीक है ना, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है बच्चों कौन, पोटेशियम मारिएगा। अगर पोटेशियम नहीं रहेगा तब सोडियम मारिएगा, नहीं पहला पोटेशियम उसके बाद सोडियम, पहला पोटेशियम होता है बच्चों। अगर पोटेशियम नहीं रहेगा तब मारिएगा सोडियम को, समझे। और अक्सर देखा जाता है कि पोटेशियम रह भी नहीं करता तब सोडियम ही आंसर हो जाता है। पोटेशियम नहीं रहता है तब आंसर क्या हो जाता है, सोडियम हो जाता है। सबसे अच्छा चालक बताइए, सबसे अच्छा चालक बताइए क्या होगा, सबसे अच्छा चालक, ठीक है ना। बोलते हैं ना, अगर पहला अगर आपका एग्जाम अच्छा जाएगा तो आपका पूरा एग्जाम अच्छा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहला एग्जाम अगर आपका अच्छा जाएगा तो आपका पता है ना। चलिए वेरी गुड, पहला एग्जाम अच्छा जाएगा ना तो सब परीक्षा अच्छा जाएगा। तो बच्चों सबसे जो अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है, Ag बोलते हैं, क्या होता है, चांदी होता है। और सबसे तन्य पूछेगा तब क्या मारिएगा, सबसे तन्य पूछेगा तब क्या मारिएगा, जल्दी बताइए। सबसे तन्य पूछेगा तो क्या मारिएगा। चलिए तो प्यारे बच्चों सबसे तन्य होता है सोना। और ये दोनों प्यारे बच्चों पता है कि सोना और चांदी दो ऐसे धातु हैं जिस पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रहेगा ना जी। चलिए इसका ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। अब देखिए कुछ आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछेगा।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है, ठीक है ना। इसी से हमारा क्या निकलता है बच्चों, इसी से हमारी संयोजकता निकलती है, एग्जाम में पूछेगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। सोडियम का, मुझे बच्चे ने कमेंट किया था एक सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दीजिए, तो सोडियम का क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी कमेंट कीजिए। तो चलिए, तो सोडियम का जो होता है पहले बच्चों Na होता है, क्या होता है, Na होता है, ठीक है ना। 11 होता है, तोड़ेंगे तो 2 8 1 आएगा, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, याद रखिएगा, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, याद कर लीजिएगा आप लोग। पहला बता दिए बच्चों। दूसरा आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का पूछा जाएगा। तो मैग्नीशियम पहले बच्चों Mg12 होता है, 12 होता है, तो तोड़ेंगे 2 8 और 2 टूटेगा, आप लोग पढ़े होंगे। फिर पहले बच्चों इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। फिर क्लोरीन पूछता है बच्चों, क्लोरीन पूछता है ना। बाह्यतम कक्ष में पूछेगा तो 2 मारिएगा, 1 मारिएगा, या फिर संयोजकता भी पूछेगा तो यही बोलिएगा 1 और 2, क्या बोलिएगा 1 और 2, ठीक है। और क्लोरीन पूछेगा बच्चों तब क्या मारना है बताइए, पूछेगा तो क्या मारना है, ठीक है। तो क्लोरीन में बच्चों 17 होता है, क्या होता है 17, 2 8 10 और 7 17, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लोरीन में बहुत झंझट है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए बाह्यतम कक्ष में कितना होगा, तो बाह्यतम कक्ष में 7, लेकिन इसकी संयोजकता पूछेगा तो 4 से अधिक होने पर उल्टा मारना है, उधर से उल्टा, तो कितना जोड़ने पर 8 पड़ेगा, तो 1 मारिएगा। संयोजकता 7 नहीं होता है बच्चों, याद रखिए इसका। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 7 होता है, लेकिन संयोजकता इसका 1 होता है। ऐसे में केमिस्ट्री का पहले बच्चों टीचर नहीं है, हम सब कुछ मिला जुला कर आपको पढ़ाते हैं, लेकिन बाह्यतम कक्ष में पूछेगा तो आप 7 मारिएगा, और संयोजकता पूछेगा तो 1 मारिएगा। क्वेश्चन खूब फंसता है एग्जाम में, हम देखे हैं, ठीक है बच्चों। अगला फिर पूछेगा पोटेशियम का, याद रखिएगा पोटेशियम का पूछेगा, तो पोटेशियम का पहले बच्चों, तो पोटेशियम तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम 19 नहीं होता है जी, कि 19 होता है। तो पहला में 2 8, फिर दूसरा में भी 8 जाता है, आप लोग को याद होगा 2 जाता है, फिर 8 8, फिर 18 18, फिर 32 जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर देखिए 2 8 8 है ना, अरे 8 8 16 2 18 पूरा 19, ठीक है ना, 2 8 8 1 इसका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए ये सब चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड, जाइए जिसको जहाँ जाना है आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और सहसंयोजक बंधन पूछेगा तो याद रखना है बच्चों कि 3 तरह के सहसंयोजक बंधन होते हैं। सहसंयोजक बंधन क्या पूछेगा बच्चों, सहसंयोजक बंधन बच्चों 3 तरह से होते हैं, ठीक है ना। पहला पूछेगा बच्चों तो एकल सहसंयोजक बंधन, एकल। दूसरा पूछेगा बच्चों तो द्विसहसंयोजक बंधन, और तीसरा होता है पहले बच्चों त्रिसहसंयोजक बंधन। तो एकल का उदाहरण है बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 होता है। और द्वि होता है पता है किसमें, द्वि होता है ऑक्सीजन में, किसमें होता है ऑक्सीजन में। और त्रि होता है बच्चों किसमें, नाइट्रोजन में, याद रखिए उदाहरण हम बता रहे थे नाइट्रोजन। पूछेगा नाइट्रोजन में कितना है तो आंसर मारिएगा 3, ऑक्सीजन में कितना है आंसर मारिएगा 2, हाइड्रोजन में कितना है 1, एकल संयोजक बंधन, समझेंगे आप लोग। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, आप लोग को अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ठीक है, कर लेना चाहिए। अब 20 मिनट का क्लास और बचा है, तो हम इसमें और भी थोड़ा सा आप लोग को रिवीजन करा देंगे, समझे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए बोले सर मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा कैसे आएगा जी मज़ा क्या, ये ऑप्शन मारने में आता है, लो मार लो मज़ा लो, बताओ प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, जल्दी प्राथमिक रंग कौन सा है यार। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, हम आपके लिए मेहनत करेंगे। त्रिकोणमिति भी करा दी सर, बिल्कुल करा देंगे बच्चों। त्रिकोणमिति में क्या रखा है, त्रिकोणमिति में क्या रखा है बताइए, बच्चा वाला सब क्वेश्चन आता है उसमें। मेरा नाम कभी नहीं लेते सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग। जितने भी लोग हैं आप सभी लोग मेरे शेर और शेरनियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी लोग नए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरा मिलेगा। फिर बोलिएगा सर नोटिफिकेशन नहीं भेजते, हम नहीं भेजते हैं जी, सब होता है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। नेत्र का रंगीन भाग कौन सा है बताओ, जल्दी कमेंट कीजिए। नेत्र का रंगीन भाग कौन हो जाता है, ठीक है ना। तो आइरिस जो होता है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है, ऑप्शन नंबर डी चुनिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 1 HP बराबर क्या होता है, 94। 1 HP बराबर कौन होता है, कौन सा धातु है जिसे सर चाकू से काटते हैं यार, सोडियम मारना यार, सोडियम मारना, क्या मारना सोडियम। पोटेशियम भी हो जाएगा, दोनों को काटते हैं। 1 HP 746 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन हो जाते हैं। बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं, रासायनिक सूत्र का ट्रिक्स है, ठीक है, थोड़ा बहुत हम बता देंगे ट्रिक, जब लेके आएंगे वीडियो तो बता देंगे। तो गतिशील कण कौन हो जाते हैं बच्चों, गतिशील कण हो जाते हैं आपका, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। रतन जी हिंदी किताब खोजिए तो 10th क्लास का हिंदी किताब खोजिए तो जल्दी से। अरे क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है कि एम्पियर
एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? ध्यान दीजिए 96 नंबर एम्पियर। चलिए सर जी आपके स्टूडेंट नाम लेने के लिए तो रहे हैं सब। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है बच्चों, बहुत मज़ा आ रहा है सर बिना ऑप्शन के गुरुजी पढ़ाइए, ठीक है। तो एम्पियर घंटा बच्चों आवेश का होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 100 तो करने दीजिए पहले, फिर पढ़ा देंगे। तो वाट बराबर क्या होता है जल्दी बताइए मेरे बच्चों, वाट बराबर क्या होता है आप लोग कमेंट कर दीजिए। बिना ऑप्शन का तो पहले बच्चों हम आराम से पढ़ा सकते हैं, बहुत पढ़ाते हैं, मैंने कई बार पढ़ाया बच्चों सबको यार, ऑफलाइन में तो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं बिना। तो वाट बराबर जूल प्रति सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 94 है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? यार आप लोग सोचते हो सर नाम लेंगे बड़ा मजा आ जाएगा, सही बात है, होना भी चाहिए मन में, है कि नहीं? जल्दी से चलिए बच्चों, तो आप लोगों से हम बिना ऑप्शन वाला पूछ लेंगे, ठीक है ना? चलिए जल्दी से, वेरी गुड। तो पहले बच्चों हमारा जो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। 100 के बाद बिना ऑप्शन वाला होगा। फिर किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा निकलती है? जल्दी बताइए, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा निकलती है? जल्दी कीजिए, जल्दी से पहले बच्चों। तो शोषण में अधिक ऊर्जा निकलता है बच्चों वायवीय शोषण में। 100 क्वेश्चन की बात करते हैं कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है? 100 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया? जल्दी सर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप तुम दो सूरज फोन दो। तो प्यारे बच्चों शरीर में भोजन का पचना क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण या उपचयन? मैंने बताया था ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? उपचयन, या क्या हो जाएगा? उपचयन, ठीक है ना? आंसर हो जाएगा उपचयन। चलिए बिना ऑप्शन वाला पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज आप लोग बिना ऑप्शन वाला बताना चाहते हो। बताइए बच्चों पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्वेश्चन, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। पादप हार्मोन बच्चों, ठीक है ना? पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट्स करेंगे। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? जल्दी कमेंट कीजिए। सर जी कितना हो जाएगा सर पादप हार्मोन पौधे में? एक बार नाम लीजिए सर, सूरज पाठक। चलिए जी, पादप हार्मोन बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, ठीक है ना? चलिए पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। चलिए देखिए वहाँ जो लिखा था वृद्धि रोधक हार्मोन ना, पत्तियों को मुरझाने के लिए बच्चों जो मैंने एक बताया था, देखिए मुरझाने के लिए पत्तियों को मुरझाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? जल्दी बताइए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है पत्तियों का, है ना? पत्तियों को मुरझाने के लिए बच्चों मैंने जो गलती किया था, आज के बाद जीवन में कभी भी आपको कन्फ्यूजन होने नहीं दूंगा। पत्तियों को मुरझाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है बच्चों? तो पत्तियों को मुरझाने के लिए एब्सिसिक हार्मोन होता है, एब्सिसिक हार्मोन, ठीक है ना? बिल्कुल मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक से, ठीक है बच्चों? आंसर मारिएगा एब्सिसिक हार्मोन। क्या मारना है? एब्सिसिक हार्मोन। और फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन होता है? फलों को पकाने वाला हार्मोन जल्दी बताइए। तो पकाने वाला हार्मोन, फलों को पकाने वाला हार्मोन, यार कहाँ से इतने गाड़ी, कहाँ से आ रहा है ये गाड़ी है? इतना गाड़ी है, जान ले लगा आदमी का। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? सही बात बोल रहे, कहाँ से आता है इतना गाड़ी? मर जाएगा लोग सुनते सुनते आवाज़। फलों को, है ना, फलों को पकाने वाला हार्मोन बच्चों कौन सा हो जाएगा? तो एथिलीन हार्मोन जो होता है, क्या होता है? एथिलीन हार्मोन जो होता है वो फलों को पकाने के लिए होता है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पर बच्चों, अब ये है ना, ये क्वेश्चन हो गया, ये सबसे आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए वेरी गुड। अग्र मस्तिष्क का कितना भाग होता है? जल्दी बताइए, अग्र मस्तिष्क का कितना भाग होता है? जल्दी कमेंट करें बच्चों, कितना भाग होता है अग्र मस्तिष्क का? तो अग्र मस्तिष्क का कितना भाग होता है आप लोग कमेंट किए जल्दी से। तो मेरे बच्चों अग्र मस्तिष्क का कितना भाग हो जाएगा? 2 भाग हो जाएगा। पहला कहलाता है सेरिब्रम, आप लोग को याद होगा, या इसी को प्रमस्तिष्क बोलते हैं ना, सेरिब्रम बोले या प्रमस्तिष्क। और दूसरा होता है बच्चों डाईएनसेफेनल, डाईएनसेफेनल होता है, 2 भाग होता है मस्तिष्क का, ठीक है ना? डाईएनसेफेनल होता है, डाईएनसेफेनल होता है, ठीक है ना? चलिए बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको बोलते हैं? हमने भी पढ़ाया था आपको, बुद्धि और चतुराई का केंद्र, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको बोलते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए, बुद्धि और चतुराई का केंद्र। बच्चों 8 बजे ये क्लास खत्म हो जाएगी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको बोलते हैं सर? चलिए तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र बच्चों सेरिब्रम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सेरिब्रम को बोलते हैं, ठीक है ना? आंसर सेरिब्रम मानिएगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। चलिए मानव का जो सेरिब्रम का वजन कितना होता है? लगभग सेरिब्रम का भार कितना होता है? सेरिब्रम का भार लगभग कितना होता है? भार लगभग कितना होता है? जल्दी बताइए, सेरिब्रम का भार लगभग कितना होता है बच्चों? तो एक जो सेरिब्रम होता है ना, उसका भार लगभग हो जाता है मेरे बच्चों कितना? जल्दी कमेंट कीजिए, लगभग कितना भार हो जाता है सेरिब्रम का भार?
वेरी गुड सर। तो सेरिब्रम का जो भार होता है लगभग मेरे बच्चों 1100 ग्राम होता है। 1100 ग्राम मारिएगा, 1100 ग्राम नहीं, 1.5 kg नहीं होगा जी, नहीं, सेरिब्रम का भार लगभग 1100 होता है, याद रखिएगा आप लोग। सेरिब्रम का भार लगभग मेरे बच्चों 1100 होता है। चलिए, वेरी गुड। अनैच्छिक क्रिया को हमारे मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित कौन करता है बच्चों? तो हमारे शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है बच्चों, उसको नियंत्रित कौन करता है? तो उसको नियंत्रित करता है मेंडुला। कौन करता है बच्चों? मेंडुला करता है। कौन करता है? मेंडुला करता है। तो अनैच्छिक क्रिया को मेंडुला नियंत्रित करता है, ये आपको याद रखना है, मेंडुला। चलिए सर, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी को बनता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी बोलो, ऐसे को पीयूष ग्रंथि बोलते हैं बच्चों, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ये सबसे ये हमारा छोटा होता है बच्चों, ये हमारे मस्तिष्क के बीच में होता है, यहाँ पर होता है मस्तिष्क, आँख जो होता है इसके बीच में होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये बच्चों हमारा जो होता है शरीर में, और इसी से बच्चों मतलब इंसान बहुत तेज होता है अगर इसके मन में अच्छा होता है। चलिए अगला बढ़ जाते हैं बच्चों। बहुत अच्छा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपको। पिट्यूटरी ग्रंथि दो मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क और पन्ड मस्तिष्क में बटा होता है, सॉरी, दो भाग अग्र पिंडक और पश्च पिंडक में बटा होता है। ये सब हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन बच्चों, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन होता है? जल्दी बताइए, निकलने वाला हार्मोन, निकलने वाला हार्मोन, जल्दी कमेंट कीजिए। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन होता है? जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन होता है? जल्दी से, वेरी गुड। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन मेरे बच्चों है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। क्या होता है बच्चों? थायरॉक्सिन हार्मोन। वेरी गुड। जो भी लोग थायरॉक्सिन लिख रहे हैं सबका सही है। चलिए चलिए, पाराथायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है? आप लोग पढ़े होंगे बुक में पढ़े बच्चों कि पाराथायराइड ग्रंथि की आकृति है। जल्दी कमेंट कीजिए कि थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है? ग्रंथि की आकृति कैसी होती है बच्चों? तो पाराथायराइड जो ग्रंथि होता है उसकी अगर आकृति आपसे पूछा जाए तो पाराथायराइड ग्रंथि की आकृति पता है आप लोगों को? मटर के जैसे होती है, मटर के जैसे। किसके जैसे? वेरी गुड। जितने भी लोगों ने लिखा है मटर के जैसे, सबका सही है, वेरी गुड। ये मटर के जैसे इसकी आकृति होती है। चलिए बहुत बढ़िया। जिसको भी नोट्स लेना है पहले बच्चों, हमारा फुल नोट्स अगर आपको चाहिए तो अभी 20% छूट दिया है हमने। अगर आपको हमारा फुल नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए अभी, 7700879453 बच्चों। और दूसरा है हमारा 8252610033। इस पर कॉल कीजिए। और 100 रुपये का हमारा नोट्स था, 20% ऑफ, यानी 80 रुपये में आप अभी खरीद सकते हैं। ठीक है ना, ले लीजिएगा जिसको भी लेना है। अब आगे बताते हैं बच्चों, मधुमेह किसके कमी से होता है? मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? जल्दी कीजिए। मधुमेह किसकी कमी से होता है? मधुमेह करे बच्चों, मधुमेह जो होता है वो किसकी कमी से होता है? जल्दी कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। मटर के जैसा, हाँ सही है, मटर के जैसा सही है। तो मधुमेह जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो किसी कमी से होता है पता है आप लोगों को? सबको मालूम होगा सर, इंसुलिन की कमी से। किससे होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। वेरी गुड। इंसुलिन की कमी से हमारा आंसर हो जाए। एब्सिसिक हार्मोन कैसा होता है? एब्सिसिक जो होता है एसिड किस तरह का रसायन है? एग्जाम में पूछा था बच्चों, एब्सिसिक जो एसिड होता है जो कि पौधे में होता है ना, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? किस तरह का रसायन है? तरह का रसायन है, जल्दी कमेंट कीजिए। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, शेर और श्रेणियों, ये क्या होता है? एब्सिसिक वृद्धि रोधक होता है। कैसा होता है? वृद्धि रोधक होता है। कैसा होता है? वृद्धि रोधक होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन किस ग्रंथि से? हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से? जल्दी बताइए। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है, जल्दी कमेंट कीजिए। किससे? हार्मोन किससे स्रावित होता है बच्चों? क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन बच्चों अंतः स्रावी ग्रंथि से, अंतः स्रावी ग्रंथि से निकलता है हार्मोन। अंतः स्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है बच्चों? हार्मोन निकलता है। अंतः स्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। वेरी गुड। अंतः स्रावी ग्रंथि से। राकेश कुमार सही है आपका, वेरी गुड। पीयूष सर जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन है क्या है बच्चों? एंड्रोजन क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है ना, कि एंड्रोजन क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए। एंड्रोजन क्या है? वेरी गुड। तो एंड्रोजन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन, मादा हार्मोन, कौन सा? जल्दी बताइए।
एंड्रोजन क्या है बच्चों? ठीक है, तो एंड्रोजन मेरे बच्चों एक नर लिंग हार्मोन है। आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का? नर लिंग हार्मोन। एंड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन है। ठीक है जी, सबका आंसर आना चाहिए एक नर लिंग हार्मोन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड्रोजन क्या है? एक नर लिंग हार्मोन है मेरे शेर और शेरनियों, एक नर लिंग हार्मोन है। ठीक है, हो जाएगा सबका? वेरी गुड सर जी, नर लिंग हार्मोन, बहुत बढ़िया। नर लिंग हार्मोन सबका सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चों, एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, सॉरी एस्ट्रोजन जो होता है हार्मोन है, स्त्री हार्मोन है बच्चों ना। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, कहाँ होता है एस्ट्रोजन स्रावित होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो एस्ट्रोजन स्रावित कहाँ होता है? तो अंडाशय में। क्या बच्चों? अंडाशय द्वार में, अंडाशय द्वारा स्रावित होता है ना। क्या? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बच्चों कैसा है? तो मादा हार्मोन है। कैसा है बच्चों? मादा हार्मोन या स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन। देखिए आपको अच्छा से देख लीजिएगा, देखिए हम दो नाम बता रहे हैं बच्चों, उसको कॉपी पर लिख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए एंड्रोजन, क्या पूछा जाए? एंड्रोजन, तब क्या आंसर होगा? अगर आपको पूछा जाए बच्चों एस्ट्रो, क्या पूछा जाए? एस्ट्रोजन, तो दोनों में अंतर देखिए। एंड्रोजन पूछा जाएगा तब आंसर हो जाएगा आपका नर, और अगर एंड्रोजन पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? मादा। ठीक है, नर और मादा, नर और मादा, नर और मादा, कोई दिक्कत? ठीक है जी, हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 7 मिनट का भी क्लास है बच्चों, हमने बोला था 8 बजे आपका क्लास समाप्त हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ते रहिए, टाइम भी नहीं बचा है। बताइए, मुकुलन में जनन की कौन सी विधि होती है? सॉरी बच्चों, ठीक है ना, सॉरी हाइड्रा में, हाइड्रा में क्या होता है बच्चों? हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है? हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है? जल्दी बताइए, हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है? एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है, जल्दी कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हाइड्रा में जो जनन की विधि होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है? मुकुलन। क्या हो जाती है? मुकुलन हो जाता है। क्या हो जाता है? मुकुलन होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न से क्या बनते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न से क्या बनते हैं? मादा युग्मक के संलग्न से बच्चों क्या बनते हैं? संलग्न से बनते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न से क्या बनते हैं बच्चों? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न से क्या बनते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। सर जी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न से जो बनते हैं उसको निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन या जायगोट, जायगोट, फर्टिलाइजेशन बच्चों, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। हो गया जी, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला, आगे आपसे पूछा जाता है बच्चों, किस प्रकार के जनन में, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कालिक निकलता है बच्चों? कलिका है ना, कालिकाएं निकलता है, कलिकाएं निकलता है। जल्दी बताइए, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलता है? जल्दी बताइए, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कालिकाएं निकलता है? अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे बच्चों कि जनक के शरीर से जो कालिका निकलता है वो निकलता है किस में? मुकुलन में। किस में निकलता है? मुकुलन में कलिका निकलता है। मान के चलो ऐसा है बच्चों, ऐसा ये किस प्रकार करके कलिका का निकलता है, जैसे कि आप लोग आलू में देखे होंगे कलिका निकलता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पराग कोष में पाए जाते हैं, पराग कोष में पाए जाते हैं, जल्दी बताइए, पराग कोष में पाए जाते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए, क्या पाए जाते हैं? पराग कोष में पाए जाते हैं। वेरी गुड, पराग कोष में क्या पाया जाता है? कमेंट कीजिए। तो पराग कोष में मेरे शेर और श्रेणियों, पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण। क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। समझ गए आप लोग? पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, स्त्री केसर, आप लोग जानेंगे बच्चों, फूल में होता है। स्त्री केसर के आधारी भाग को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर के आधारी भाग को क्या कहते हैं? भाग को क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी, स्त्री केसर के आधारी भाग को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्त्री केसर के आधारी भाग को, सर मैथ का क्लास का वो अभी जब खत्म होगा तब देखते हैं बच्चों, थोड़ी देर बाद नाश्ता करके कर लेंगे। ठीक है ना। तो स्त्री केसर के आधारी भाग को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? स्त्री केसर के आधारी भाग को अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पुंकेसर के, प्यारे बच्चों, पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अग्रभाग को क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। पुंकेसर को अग्रभाग को क्या बोलते हैं? तो पुंकेसर के बच्चे अग्रभाग को हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी कमेंट कीजिए।
तो पुंकेसर का जो हमारा अग्रभाग होता है बच्चों, हम लोग उसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्तिका कहते हैं। अग्रभाग को क्या बोलते हैं? वर्तिका। प्राग करना वर्तिका कहेंगे। वर्तिका सही आंसर है, देख लीजिए। गलत हो रहा है जिसका इसका देख लीजिए। चलिए अगला है बच्चों, निषेचन के फल स्वरूप। निषेचन के फल स्वरूप, फल स्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाता है। अंडाशय की दीवारें बनाते हैं। दीवारें बनाते हैं, जल्दी कीजिए। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है बच्चों? आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मात्र 1 मिनट का क्लास बचा है हमारा और, कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें जो बनाती है वो क्या बनाती है मेरे बच्चों? देखना चाहते हैं किसका आंसर है? परागकण सर जी वर्तिका, वर्तिका भ्रूण सर जी वर्तिका, वेरी गुड। मुकुलन विधि सर, वेरी गुड। भ्रूण सर वर्तिका, गलत है सबका जी। निषेचन के बाद ये फल बनता है। क्या बनता है? फल बन जाता है। दीवार क्या बनता है बच्चों? फल बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत लोगों का सही भी है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए, चलिए क्वेश्चन है हमारा कि इस है ना, कौन लैंगिक संचारित रोग का नाम लिखिए। लैंगिक संचारित रोग कौन सा है बच्चों? आप लोग कमेंट कीजिए। लैंगिक संचारित रोग के नाम लिखिए जल्दी से। जो लिंग से होने वाला रोग होता है उसका नाम लिखिए बच्चों। कौन कौन सा रोग होता है? लैंगिक संचारित रोग, जल्दी कीजिए। लैंगिक संचारित रोग, चलिए वेरी गुड। तो लैंगिक संचारित रोग कौन कौन सा होता है? पहला होता है बच्चों लैंगिक संचारित रोग, सबसे पहला हो जाएगा बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा, एड्स हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? एड्स। दूसरा होता है बच्चों गेनोरिया। क्या होता है? गेनोरिया होता है। तीसरा होता है सिफिलिस। क्या होता है बच्चों? सिफिलिस। ये 3 तरह का रोग होता है, गेनोरिया, सिफिलिस और एड्स, ठीक है ना। ये लिंग से होने वाला, ठीक है ना। 3 हो जाएगा, वेरी गुड। एड्स हो जाएगा, गेनोरिया, सिफिलिस हो जाएगा बच्चा, ठीक है। चलिए है ना, सिफिलिस हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। अब लास्ट में प्यारे बच्चों बता दीजिए कि है ना, कि प्यारे बच्चों कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? जल्दी से, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? जल्दी बताइए। तो मनुष्य में गुणसूत्र क्या हो जाता है बच्चों? आपका आंसर कर दीजिए। गुणसूत्र कितना हो जाएगा? 23 जोड़े या प्यारे बच्चों 46। 23 जोड़े या 46 आपका गुणसूत्र हो जाएगा। वेरी गुड, 23 जोड़े या 46। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। आज का क्लास बहुत खतरनाक रहा। आज हमें लाइव में पहली बार 1750 लोगों ने एक साथ देखा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद शेयर करने के लिए। अब आपको क्या करना है, जाते समय क्या करना है बता देता हूँ मैं। सबसे पहली बात है कि आज मैं हिस्ट्री का आपको PDF दूंगा बिल्कुल फ्री में। तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर जाइए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, सब बच्चे जाके ले लीजिएगा। अभी हम डालेंगे क्लास खत्म होने के बाद, अभी डाले नहीं है बच्चों। केमिस्ट्री का डाल दिए हैं, वो जाके ले लीजिए। लेकिन बच्चों अब दूसरी बात क्या है कि आपको सबसे पहले इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले अभी लाइक कीजिए मेरे सामने में, जल्दी कीजिए। सब लोग कर दिए? अगर आपने अभी तक प्यारे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर लाल बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, पहले उसको दबाइए सब लोग। सब्सक्राइब इस तरह से लिखा होगा, इसको दबाइए सब लोग। दबा दिए सर जी। अब तीसरा क्या करें सर? तीसरा कुछ नहीं करना। अगर आप हमारा नोट्स, फुल नोट्स लेना चाहते हैं, बिहार के हज़ारों बच्चों ने खरीदा है, अगर आप फुल नोट्स लेना चाहते हैं मेरे बच्चों, तो इसके लिए 82 52 61 00 33 या मेरा अपना जो नंबर है 7700879453 बच्चों, ये दोनों नंबर पर हमारा टीम आपसे बात करेगी। हो सकता है कई बार हम भी बात करते हैं, इस पर आप लोग कॉल कीजिए, ठीक है ना। और मात्र प्यारे बच्चों 100 रुपये में जो हमारा नोट्स था उसको मैंने कम कर दिया, 80 रुपये में मैंने नोट्स का कीमत रखा है। आज बहुत कम बार बोला मैंने। चलिए आप नोट्स क्यों नहीं दे रहे सर? क्या बच गया आपका? हिस्ट्री भी दे दिया बच्चों, थोड़ा सा एक तो आपका सिविक्स और इकोनॉमिक्स बचा है, आज दे देंगे वो भी, ठीक है। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इसमें चलिए। बिहार का नंबर 1 चैनल सर, बिहार का नंबर 1 चैनल सुजीत पाठक, बिल्कुल हाँ नंबर 1 बन गया बच्चों। चलिए क्योंकि प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा, हाँ लिख दीजिए उसको, शिवा राजवैस, ठीक है ना। चलिए बिहार का नंबर 1 इसलिए बन गया बच्चों क्योंकि 1700 लोगों ने मुझे लाइव देखा, शायद हो सकता है नंबर 1 हो जाए, मुझे तो पता नहीं। 1700 लोग लाइव देख रहे थे, हो सकता है नंबर 1। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास आपको जो हो जाएगी, सबसे पहला क्लास हो जाएगा आपका जो फिजिक्स बचा है उसको हम खत्म करेंगे। फिजिक्स बच्चों मैंने 3 चैप्टर तक कल पढ़ाया था, 3 चैप्टर तक कल पढ़ाया था, मानव नेत्र तक। उसके आगे आज पढ़ाएंगे मानव नेत्र से आगे हम आज फिजिक्स पढ़ाएंगे बच्चों। आज का आज फिजिक्स खत्म हो जाएगा। हम थोड़ी देर के बाद आते हैं लाइव, ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद 8:40 तक हम लाइव आते हैं बच्चों, 8:40 तक आने की कोशिश करेंगे। आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। फिर हम आपको मैथ पढ़ा देंगे, ठीक है बच्चों, मैथ पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। दिन में बहुत बार क्लास होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद। जाइए सब लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए,
टेलीग्राम पर सब लोग जाइएगा, हम बताना चाहते हैं सब लोग टेलीग्राम पर जाइए। धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, धन्यवाद। वेरी गुड।